Welcome to the second day of Indie Moons Arts Festival organized by Ranga Theatre, भोपाल। कल से शुरू कर चुके इस सफ़र में हम कहानियों से, कला से और उस जुनून से जुड़े हुए हैं जो हमें एक साथ जोड़े रखा है। और सिर्फ थिएटर ही नहीं, यहाँ पर एक और ख़ास चीज़ इस फेस्टिवल का हिस्सा है, वो है सेंटर स्टेज। ये हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो है जहाँ एक्टर्स, डायरेक्टर्स, आर्ट एंथुजियास्ट्स और आर्टिस्ट आकर बात कर रहे हैं अपने सफ़र की, अपने इंस्पिरेशन की और आर्ट की दुनिया में हो रहे बदलाव की। दोस्तों, इंडी मून्स आर्ट्स फेस्टिवल स्वर्गीय श्री आलोक चटर्जी जी को समर्पित है, जिन्होंने रंगमंच की दुनिया को अपनी अद्भुत दृष्टि और मार्गदर्शन से समृद्ध किया। उनका समर्पण, उनकी शिक्षा और थिएटर के प्रति उनका अटूट प्रेम आज भी अनगिनत कलाकारों को प्रेरित कर रहा है और ये फेस्टिवल भी उनके इसी अनुपम विरासत का उत्सव है। Before we begin, I'd like to extend our thanks to the entities who are supporting this festival. We are being supported by Madhya Pradesh Culture Department, Madhya Pradesh Tourism, Department of Women and Child Development, Madhya Pradesh. The festival is powered by JK Cement. We're thankful to our education partner, the Scindia School, Gwalior, to our university partner, Rabindranath Tagore University, Bhopal, to our radio partner, 93.5 Red FM, to our online media partner, Mumbai Theatre Guide, to our restaurant partner, Flavors, to LIC Madhya Kshetra, Bhopal, and of course, to our center stage collaborator, Club Literati. We can have a huge round of applause for Club Literati, of course. आज का सेंटर स्टेज टॉक शो हमारा होने वाला है क्रॉसिंग द डिवाइड थिएटर टू सिनेमा एंड वीड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज आवर स्पीकर्स। सबसे पहले मैं बड़े सम्मान और बड़े आदर के साथ रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सीमा रायज़ादा से कि वो आज के हमारे ख़ास स्पीकर मिस्टर राजीव वर्मा का इस मंच पर स्वागत करें। एक बार ज़ोरदार तालियां हम बजाते हैं मिस्टर राजीव वर्मा जी के लिए। मिस्टर राजीव वर्मा एक ऐसे कलाकार हैं जिनका चेहरा हर भारतीय सिनेमा प्रेमी के लिए जाना पहचाना है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने दशकों से फिल्मों और टेलीविज़न में अपनी ख़ास जगह बनाई है। मिस्टर वर्मा इंडियन सिनेमा के वो वेटरन एक्टर हैं जिनकी मौजूदगी बड़े पर्दे पर एक गरिमा और गहराई लेकर आती है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में जन्मे राजीव वर्मा जी ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर और अर्बन डिज़ाइन में भी अपनी पढ़ाई पूरी की है। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आर्किटेक्चर की डिग्री और फिर दिल्ली स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से मास्टर्स करने के बाद आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। हम दिल दे चुके सनम, मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, कच्चे धागे, ये रास्ते हैं प्यार के, ये सारी तमाम फिल्में हमें मुँह ज़ुबानी याद हैं। राजीव वर्मा जी का रोल हमें खासा याद है और सिर्फ बड़े पर्दे तक ही नहीं, टेलीविज़न की दुनिया में भी आपने अपनी छाप छोड़ी है। 2 दशकों से ज़्यादा का करियर, सैकड़ों किरदार, लेकिन मीडिया की चकाचौंध से हमेशा दूर रहकर अपनी कला को पूरी शिद्दत से निभाने वाले इस कलाकार को आज हम अपने बीच पाकर बेहद सम्मानित महसूस करते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हम बजाते हैं मिस्टर राजीव वर्मा जी के लिए। मिस्टर अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी मुमताज़ खान सर से कि हम सब की तरफ से मिस्टर गिरजा शंकर सर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सम्मान के साथ मुमताज़ खान सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम सब की तरफ से उनका स्वागत करें, सत्कार करें। मिस्टर गिरजा शंकर पत्रकारिता, राजनीति विश्लेषण और थिएटर तीनों ही क्षेत्रों में अपनी खास पहचान बना चुके हैं। 5 दशकों से मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम गिरजा शंकर जी एक सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में रायपुर सेंट्रल जेल में फांसी की सज़ा को कवर किया था और इस रिपोर्टिंग पर आधारित किताब आँखों देखी फांसी लिखी थी। 1982 में उन्हें स्टेट्समैन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। 1993 से वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। 1973 में उन्होंने हबीब तनवीर के साथ रायपुर में थिएटर वर्कशॉप अटेंड की और भारत भवन की ट्राइबल आर्ट गैलरी बनाने के दौरान जे स्वामीनाथन जी के साथ काम किया। इतना ही नहीं, सत्यजीत रे की फिल्म सदगति की शूटिंग के दौरान भी वो उनके साथ जुड़े रहे।
इसी के साथ थिएटर से आपके पुराने रिश्ते को फिर से ज़िंदा करते हुए वो पिछले 5-6 सालों से थिएटर एक्टिविटीज़ पर साप्ताहिक कॉलम लिख रहे हैं। इसके अलावा वो पहली बार भारत में हुए थिएटर ओलंपिक्स और भारत रंग महोत्सव के जूरी मेंबर भी रहे। राजनीति पर उनकी गहरी पकड़ है और हाल ही में उनकी 3 किताबें आई हैं, समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश, चुनावी राजनीति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पॉलिटिक्स। एक बार ज़ोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं श्री गिरिजा शंकर जी का। क्लब लिटराती की वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ी हैं श्रुति। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि हम सब की तरफ से वो मिस्टर बालेंद्र सिंह बालू का स्वागत करें। बालेंद्र सिंह सर, हम बड़े सम्मान के साथ आपको इस स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। नाटक और थिएटर की दुनिया के मिस्टर बालेंद्र सिंह बालू जी वो सितारे हैं जिन्होंने 32 सालों से भोपाल के रंगमंच को अपनी कला से समृद्ध किया है। 26 सालों से थिएटर ग्रुप का निर्देशन कर रहे हैं और कई प्रतिष्ठित निर्देशकों के साथ आप काम कर चुके हैं। हबीब तनवीर, बीवी कारंत, प्रमोद गांगुली, विपिन मिश्रा, आलोक चटर्जी, रंजीत कपूर जैसे नामों से आप जुड़े रहे हैं। आप सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं हैं बल्कि आपने फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी है। अमिताभ बच्चन के साथ पीकू, आशुतोष राणा के साथ राजी, विद्या बालन के साथ शेरनी, अनुपम खेर के साथ द लास्ट शो, परेश रावल के साथ तथास्तु और सुशांत सिंह राजपूत के साथ छिछोरे जैसी फिल्मों का आप महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से सीनियर और जूनियर फेलोशिप पुरस्कार भी प्राप्त है और आपने नाट्य कला में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की है। आप लोक, शास्त्रीय, पारंपरिक, ऐतिहासिक, मॉडर्न और शेक्सपियरियन नाटक शैलियों में भी दक्ष हैं और रेडियो और वेब सीरीज़ में भी काम कर चुके हैं। एक बार हम ज़ोरदार तालियां बजाते हैं मिस्टर बालेंद्र सिंह बालू जी के लिए। साथियों, इस सेशन को मॉडरेट करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सौरभ अनंत। मैं डॉक्टर सीमा रायज़ादा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे सेशन के मॉडरेटर, हमारे बेहद खास मेहमान मिस्टर सौरभ अनंत को मंच पर लेकर आएँ। सौरभ अनंत जी हिंदी के युवा कवि, लेखक और रंगमंच निर्देशक हैं जो अपनी काव्य शैली और नाट्य प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। फाइन आर्ट्स में स्नातक सौरभ जी ने दृश्य, श्रव्य और प्रदर्शनकारी कलाओं में गहरी रुचि के साथ अपनी संवेदनशीलता और सौंदर्य बोध को विकसित किया है। रंगमंच के क्षेत्र में आपने डॉक्टर धर्मवीर भारती की काव्य रचना कनुप्रिया, विजयदान देथा की कहानी सपन प्रिया और लोक शैली पर आधारित एक कहानी बस्तर की जैसे कई नाटक किए हैं। रंगमंच के साथ साथ आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिल्म प्रोजेक्ट से भी जुड़े रहे। साल 2020 में बनाई गई मेमोआर ऑफ मेल्टिंग ब्लू आपका एक फिल्म प्रोजेक्ट है जिसे कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में एग्जिबिट किया जा चुका है। और इसी के साथ Z5 पर एक वेब सीरीज़ विट्रोमैथ्स है जिसके डायलॉग्स आपने लिखे हैं। सौरभ सर, आप यहाँ पर मौजूद हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजाते हैं हम अपने मॉडरेटर के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और इसी के साथ स्पेशल स्पीकर्स के तौर पर हमारे साथ सेंटर स्टेज द टॉक शो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर अमिता सिंह और डॉक्टर सीमा रायज़ादा टू वेलकम ऑल आवर एस्टीम्ड स्पीकर्स ऑफ द सेशन। Dr. Amita and Dr. Seema Raizada, I would request you to please come on the stage and formally welcome all our speakers with a sapling and a memento for the event. साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि साल 2012 में डॉक्टर सीमा रायज़ादा ने क्लब लिटराती की शुरुआत की थी जो लिखने, पढ़ने और क्रिएटिव आर्ट से जुड़े लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है। स्कूल के बच्चों से लेकर लिटरेचर तक के दिग्गजों में इस सारे लोग इस क्लब से जुड़े हैं और इसका हिस्सा बने हैं। क्लब लिटराती इंडी मून्स आर्ट्स फेस्टिवल के इस टॉक शो सेंटर स्टेज का कोलैबोरेटर है और इस पूरे सेगमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। We can have a round of applause. एक बार ज़ोरदार तालियों से हम फिर से हमारे सभी स्पीकर्स का स्वागत करते हैं जिन्हें एक सैपलिंग और मोमेंटो के साथ यहाँ पर वेलकम किया गया है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि आज
हमारे साथ ये एस्टीम्ड स्पीकर्स जुड़े हैं क्रॉसिंग द डिवाइड थिएटर टू सिनेमा टॉपिक पर बात करने के लिए। हमारे साथ स्टेज पर जितने भी स्पीकर्स मौजूद हैं, हम आप सभी से एक इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहेंगे कि मकरंद देशपांडे जी की फ़्लाइट आने में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन वो जल्द ही हमारे साथ 4 बजे तक जुड़ेंगे, तो हम अपनी बातचीत चालू रखेंगे और वो जैसे ही यहाँ पर आते हैं हम उन्हें इस संवाद का हिस्सा बनाएंगे। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, सौरभ सर, आई हैंड ओवर द सेशन टू यू। थैंक यू मौलश्री, थैंक यू। आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो, और हम शुरुआत करते हैं। थिएटर और सिनेमा, दो माध्यम, दो भाषाएं, दो कहानियाँ। लेकिन जब कोई कलाकार इस पुल को पार करता है तो क्या वो सिर्फ माध्यम बदल रहा होता है या उसके भीतर भी कुछ बदल रहा होता है? उसकी सोच, उसकी कला या उसकी पूरी सच्चाई? तो आज की चर्चा का विषय जो हमारा है, क्रॉसिंग द डिवाइड थिएटर टू सिनेमा। एक यात्रा जो सिर्फ मंच से कैमरे तक की नहीं, बल्कि कलाकार के भीतर होने वाले रूपांतरण की है। तो इस यात्रा पर आज हम चलेंगे, और ये पुल पार करेंगे। हमारे साथ जानी मानी शख्सियत शामिल हैं। गिरजा सर, राजीव सर, बालू भाई, अजय जी और मकरंद सर शायद आने वाले हैं कुछ देर में। तो हम चर्चा सीधे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बातचीत हम गिरजा सर से शुरू करते हैं। सर, आपके अनुभवों, मैं यहाँ आ जाऊँ जी। तो सर, आपके अनुभवों की यात्रा काफ़ी लंबी है। आपने 73 में हबीब साहब के साथ काम किया और फिर वर्कशॉप की, थिएटर वर्कशॉप, और आगे चलकर सत्यजीत रे की फिल्म से जुड़े। तो सर, ये दो अलग अलग दृष्टियाँ थीं, हबीब साहब का जीवंत लोक रंगमंच और सत्यजीत रे सर की रियलिस्टिक सिनेमा, एकदम यथार्थवादी सिनेमा। तो हम इन दोनों अनुभवों ने आपके दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित किया, और इस यात्रा से अर्जित वो क्या एक्सपीरियंस है जो आप आज हम सबसे साझा करना चाहेंगे? आप सबको नमस्कार। बालू भाई, राजीव भाई, आप सब थिएटर और फिल्म दोनों में पूरी शिद्दत के साथ जुड़े रहे और जुड़े हुए हैं। दोनों माध्यमों को महसूस करते हुए दोनों का फ़र्क और दोनों के अंतर संबंधों को बहुत विस्तार से उस पर बात कर सकते हैं। मैं तो एक दर्शक, आप जैसे दर्शकों की तरह थिएटर और फिल्म को देखता रहा हूँ। दरअसल जहाँ से आपने बात शुरू की हबीब साहब की और मौनिक दा की, तो कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों से। दोनों का माध्यम बिल्कुल अलग रहा है, और लेकिन कुछ बातें ऐसी होती जो नाटक और फिल्म दोनों के लिए कॉमन होती है। मसलन स्क्रिप्ट पे काम करना। हबीब साहब भी जब यदि नाटक को तैयार कर रहे हैं तो स्क्रिप्ट पर बहुत बहुत मेहनत वो करते रहे, और स्क्रिप्ट यदि आपकी बहुत कसी भी और अपने कथ्य को ठीक ढंग से व्यक्त करने वाली बन गई तो फिर
बाकी जो चीज़ें हैं, एक्टिंग है, लाइट है, कॉस्ट्यूम है, बाकी सब वो सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ती हैं। लगभग यही मामला फिल्मों को लेकर भी होता है। जब मौनिक दा सत्यजीत सदगति फिल्म बनाना चाह रहे थे तो कुछ सिलसिला इस तरह हुआ कि वो शूटिंग रायपुर के आसपास होगी, मैं वहाँ था। तो शूटिंग शुरू करने के पहले अमृत राय जी को उन्होंने रायपुर बुलवाया, प्रेमचंद जी के सुपुत्र को, और उस कहानी पर लगभग 3 दिन तक बहुत डिटेल में डिस्कशंस हुए और सारी चीज़ें हुई। तो एक बुनियादी जो चीज़ है वो स्क्रिप्ट है जो सिनेमा और थिएटर दोनों के लिए उसकी एक धरातल तैयार करती है, उसकी बुनियाद है, समझ लीजिए आप। दूसरी बात जो है, अक्सर ये जो कहा जाता है, मैं कम से कम वो महसूस नहीं करता, फिल्म और थिएटर के बीच में कोई कंपटीशन है या कहीं एक दूसरे को कहीं विलोम है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। आप देखेंगे कि जब बुनियाद और हम लोग जैसे सीरियल जब आए और उसमें थिएटर के तमाम बड़े कलाकारों ने काम किया और बाद में वो फिल्मों में आए, तो आप देखेंगे कि उसके बाद फिल्मों का व्याकरण बदल गया। एक अलग तरह की कहानी, अलग तरह के कैरेक्टर, अलग तरह के माहौल को सिनेमा में पसंद किया जाने लगा। आज का दौर यदि आप देखें तो पिछले कुछ सालों से जो थिएटर से आए हुए लोग जो फिल्मों में काम कर रहे हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को। एक हीरोशिप है जिसमें सलमान खान और उस तरह के तमाम लोग हैं, और एक दूसरी जो एक हीरोशिप है फिल्म इंडस्ट्री में जिसमें नवाजुद्दीन है, पंकज त्रिपाठी हैं और ये तमाम लोग हैं। तो एक पैरेलल लाइन जो थिएटर में आके जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक नया मुहावरा गढ़ा तब भी और आज भी। जहाँ तक सवाल फिल्म और थिएटर का जो अंतर संबंध है, मैं समझता हूँ कि वो एक माध्यम का जो फर्क है कि जब आप थिएटर करते हैं तो आपको रीटेक करने की गुंजाइश नहीं होती, फिल्मों में गुंजाइश होती है। आप के सामने फिल्म जब करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है कंटिन्यूटी की। आखिरी सीन आपने कब ख़त्म किया था शूटिंग, और उसके बाद जो शूटिंग होनी है तो वो कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करने की, वो दिक्कत थिएटर में नहीं है। लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो आज पिछले कुछ सालों का दौर है, थिएटर और फिल्म इतने करीब करीब समानांतर रूप से चल रहे हैं कि वही लोग थिएटर भी कर रहे हैं, वही लोग फिल्म भी कर रहे हैं, और दोनों माध्यमों में बहुत अच्छा दे रहे हैं। नसीर भाई का उदाहरण देखेंगे आप कि वो एक हर साल जो है कुछ महीने वो फिल्मों से ऑफ ले लेते हैं केवल थिएटर करने के लिए। लगातार थिएटर तो करते ही हैं। अभी आप देखेंगे राजेंद्र गुप्ता हैं, अखिलेश मिश्रा हैं, हिमानी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म भी कर रहे हैं और अपना थिएटर करते हुए उनके शोज़ पूरे भारतवर्ष में लगातार हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमको बताती है कि थिएटर और फिल्मों के बीच में जो तकनीकी जो फ़र्क है वो ज़रूर है, लेकिन दोनों बहुत करीब करीब के माध्यम हैं। और दोनों माध्यमों में जब थिएटर में एक लंबे समय तक काम करने के बाद आपको फिल्मों में आने का मौका मिलता है। कई बार बात उठती है कि एनएसडी के तमाम लोग जो हैं वो फिल्मों में जाते हैं, एनएसडी केवल फिल्मी कलाकार पैदा करने का संस्थान बन गया है, ये उसकी आलोचना का बड़ा केंद्र होता है। ये बात सही नहीं है। जो लोग भी फिल्म इंडस्ट्री में थिएटर से आकर स्थापित हुए वो एक इत्तेफाक है कि वो एनएसडी के पास आउट थे, लेकिन फिल्मों में जगह जो उनकी बनी उनके अपने काम के कारण, उनके अपने स्टाइल के कारण, यदि जो एक आज की जो दर्शकों की पसंद है वो अब कृत्रिम मुहावरों से, कृत्रिम बातों से अब ऊब चुके हैं। अब उनको देशीपन चाहिए, एक देशज जो है भाषा, वो चाहे संजय मिश्रा की हो, पंकज त्रिपाठी की हो, या और भी हमारे ऐसे कलाकार हैं, खुद नवाजुद्दीन की हो, तो वो देशजपन वो थिएटर ने फिल्मों को दिया।
और फिल्मों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों माध्यम में कोई बहुत न एक दूसरे में विलोम है, न कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों बहुत पैरेलल चलते हैं। लेकिन दोनों की जो तैयारियां हैं, दोनों की अपनी अपनी ज़मीन है, वो बहुत अलग है। हबीब साहब ने थिएटर करने के पहले फिल्मों में काम करने की वो गए जरूर, लेकिन उनको वो माध्यम रास नहीं आया। दरअसल होता क्या है कि अभिव्यक्ति का एक हर बात को कहने का जैसे एक अलग अंदाज होता है, वैसे अलग माध्यम होता है। कुछ बातें आप कविता में कह सकते हैं, कुछ बातें आप उपन्यास में कह सकते हैं, कुछ बातें आप कहानी में कह सकते हैं, नाटक में कह सकते हैं। तो जो 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 काम या जो बात हबीब साहब कहना चाहते थे, वो उनको लगा कि फिल्मों में वो संभव नहीं है, क्योंकि फिल्मों की अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है उनका। तो उन्होंने थिएटर को चुना। थिएटर में भी काम करते हुए राडा में गए। ऐसा मेरे जहन में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि राडा में जाकर राडा को ये कहकर कि ये मेरे काम का नहीं है, वो छोड़ के आ जाएं, और उसके बाद आकर वापस भारतवर्ष में एक शाम एक नाचा का शो देखने के बाद उनका पूरा थिएटर का उनको लगा कि मैं जो करना चाहता था वो ये माध्यम ये है, ये जो फोक है वो मेरा माध्यम है, वहाँ मैं बात कर सकता हूँ। और जो नया थिएटर में उन्होंने जो दूसरा अध्याय नया थिएटर का शुरू हुआ, वो फोक थिएटर का शुरू हुआ, और उसकी इतनी ऊंचाइयाँ कि चरणदास चोर का नाटक आपको मालूम होगा दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड उसको मिला और तमाम हुआ। मौनिक दा की अपना एक माध्यम था, और जिस तरह की फिल्मों का ट्रीटमेंट उनका रहा है वो अद्वितीय है। तो ये माध्यम का चुनना आपकी अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही सिनेमा और थिएटर बहुत साथ साथ चलने वाले माध्यम है, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, थैंक यू। इसी से जोड़ते हुए राजीव जी से बात करते हैं। सर, आपका एक्सपीरियंस भी इतना लंबा है अभिनय का। आपने रामलीला के मंच से अभिनय की शुरुआत की, फिर कारंत जी जैसे दिग्गज के साथ आपने ट्रेनिंग ली, फिर चुनौती जैसा सीरियल जो छा गया, फिर मैंने प्यार किया में आपकी भूमिका। तो सर, इस सफ़र में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या महसूस किया आपने? क्या कोई ऐसा खास मोमेंट था जिसने आपके एक्टिंग स्टाइल या थिएटर सिनेमा को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल दिया? नहीं, थिएटर और सिनेमा का नज़रिया तो वही है जो अभी भी है और पहले भी था। उस वक्त जब मैं फिल्म या टेलीविज़न के लिए काम करने लगा, क्योंकि फिल्म और टेलीविज़न में मैं सिर्फ अभिनेता था, केवल अभिनेता था। उसकी टेक्निक्स जो है अभिनय करने की कैमरे के सामने कुछ अलग होती है, और वो भी धीरे धीरे मैंने वहीं सीखी है। थिएटर एक अलग चीज़ है। थिएटर जो है 1973 में जब मैंने उसके पहले रामलीला और स्कूल और कॉलेज और आकाशवाणी और ये सारा करता रहा, लेकिन थिएटर का जो एक मकसद है एक तरीके से, जो मुझे बाद में समझ में आया, वो केवल मनोरंजन नहीं है। थिएटर का एक कमिटमेंट है। थिएटर का हमारे सोशल जो सेटअप है हिंदुस्तान का ख़ास तौर से, और क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, वहाँ हर तबके के, हर इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं। गांव का परिवेश होता है, कस्बों का होता है, शहरों का होता है और महानगरों का होता है। तो महानगर जैसे हमारे 3, 4, 5 आप ले लीजिए, उनमें से तो सबका एक अलग अलग वो होता है। और हमारा कमिटमेंट जो है थिएटर का सोशल ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पुराने वक्त छोड़ दीजिए, उस वक्त जो था मनोरंजन के लिए संगीत से शुरू हुआ, नृत्य से शुरू हुआ, और थिएटर और रामलीला का भी एक अलग, अब एक पूरा वही अलग हो गया है। तो ये मैंने जब समझा तब मुझे लगा कि हालांकि उस वक्त जब ये चुनौती पहला टीवी सीरियल था, उस वक्त मेरे ख्याल में और दूसरे चैनल नहीं थे, केवल दूरदर्शन था,
और एक ही वक्त में लाखों करोड़ों लोग एक साथ देखते थे उसको, क्योंकि नया नया शुरू हुआ था। जैसे सबसे पहले मुझे याद है हम लोग सोप शुरू हुआ था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चुनौती अभी तक लोगों को याद है, और उसके कुल 22 एपिसोड हुए थे, टोटल 22। पहले 13 हुए थे, फिर 9 या 10 का एक्सटेंशन मिला था। उसके बावजूद भी आज भी याद है, क्योंकि उसका बिल्कुल जो एक मकसद था वो सोशल था। वो शिक्षा पद्धति पर एक कटाक्ष भी था, और उसमें सुधार की संभावनाओं पर बात भी कही गई थी, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व थे एक एक्स एजुकेशन मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, बहुत से एजुकेशनिस्ट इन्वॉल्व थे, उसके अलावा कुछ इंटेलेक्चुअल राइटर्स इन्वॉल्व थे। तो उन लोगों की एक सोच थी, और मुझे लगता है कि उसके बाद, चूँकि पहला सीरियल करने के बाद कई मरतबा मुझे भोपाल में और दूसरे शहरों में स्कूल कॉलेजेस में इनवाइट किया जाता था, और ये समझ के कि मैं एजुकेशन का एक्सपर्ट हूँ मुझसे ये चाहा जाता था कि मैं इस विषय पर बात करूँ। लेकिन ठीक है, वो एक एक्टर हूँ, घुमा फिरा के जो भी कहना होता था कह देता था, और वो कभी कभी सही भी हो जाता था। जो कारंजी ने हमें सिखाया है वो यही सिखाया कि वो भी फिल्म करते थे, फिल्म में डायरेक्शन भी किया उन्होंने, एक्टिंग भी की है। उनका यही कहना था कि थिएटर जो है वो उसका एक सामाजिक दायित्व है जो हमें पूरा करना है। फिल्म तो ठीक है, आजकल की फिल्में, पहले की फिल्में तो खैर वो हीरो हीरोइन और पेड़ के आगे पीछे नाचना, और अब तो खैर हर पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया है। तो वो फिल्म पहले मनोरंजन की दृष्टि से होती थी केवल, अब चेंज हुआ है, जैसा कि गिरिजा ने ये बताया कि उसका एक पूरा का पूरा एक बिकॉज ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट जो हमारी आज मोबाइल पे देख सकते हैं हम, OTT पे देख सकते हैं, उनके सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। और उसने सब्जेक्ट चेंज जब इस पर हुआ है तो लोगों की पसंद नापसंद बदल गई है। वो मनोरंजन की दृष्टि से जाएंगे तो वो बड़े सिनेमा हॉल में जाएंगे जहाँ वो इस तरह की फिल्में देखेंगे जैसी आप आज देख रहे हैं, और अगर उन्हें उस तरह की फिल्में देखना है जिस तरह की वो वाकई अपनी ज़िंदगी में होने देखना चाहते हैं, वो टेलीविज़न पर देखेंगे या OTT पर देखेंगे। टेलीविज़न भी ख़राब हो गया, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत से कमर्शियल उसमें एंगल आ गए हैं, लोग, मार्केट बहुत हावी हो गया है। हमें याद है कि जब ZTV शुरू हुआ नया नया, तो उस पर भी मैंने काम, मेरे सारे चैनल्स पे काम किया हुआ है, ZTV पे बहुत किया है। लेकिन वो उनका पूरा का पूरा मार्केट ने इतना हावी कर दिया था कि हमें कई मरतबा तो हमें वेट करना पड़ता था कि स्क्रिप्ट नहीं आई है, अभी सेट पे वेट कर रहे हैं, स्क्रिप्ट दोपहर तक आती थी, क्योंकि TRP के हिसाब से वो स्क्रिप्ट में कहानी बदल देते थे, कहानी आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है ये करते थे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इधर से उधर, क्या है सब्जेक्ट, क्रॉसिंग द डिवाइड, ये क्रॉसिंग द डिवाइड नहीं है, एक्टर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि राइटर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया है कि थिएटर में और इसमें बहुत फ़र्क हो गया है, बल्कि उसका असर थिएटर पर हुआ है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले नहीं कर सकते थे स्टेज पर, वो कर सकते हैं हम। लाइट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, साउंड का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूज़िक है, और फिर जो विजुअल्स दिखाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक फ़र्क पड़ा है। एक्टर्स के लिए तो वही है, सिर्फ ये है कि वो कैमरे से कैसे बात करनी है और ऑडियंस से कैसे बात करनी है, इसमें फ़र्क है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, मुझे लगता है। थैंक यू। बालू भाई, आपके लिए सवाल है मेरे पास। तो थिएटर से सिनेमा में जाने वाले युवा कलाकारों को किन चीज़ों को सबसे पहले समझना चाहिए? क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपने इस यात्रा में सीखी और आपको लगता है कि जो आपको पहले से पता होती तो फ़ायदा होता? हेलो, ये चीज़ें पहले से पता होती, ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं जो सब जगह दी जाती है, लेकिन नए लोगों के लिए मैं यही कहूँगा
कि पहले पूरी ट्रेनिंग लें, कुछ भी काम को करें, चाहे वो अभिनय है, चाहे वो निर्देशन है, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो लाइटिंग हो, किसी भी पक्ष में हम जब जाएं तो पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग उसकी हमको होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे ये सब्जेक्ट की बात चल रही है, तो सिर्फ आज हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि थिएटर से सिनेमा की ओर, तो जब सिनेमा नहीं था तब थिएटर सिनेमा जैसा ही होता था। तब हमारे पास पारसी रंगमंच था और जिसका एक बड़ा जिसे कहें कि कुनबा था, जहाँ पे आज हमारे पास जावेद अख्तर हैं, तो उस समय हमारे पास आगा हश्र काश्मीरी थे, नारायण प्रसाद बेताब थे, जो उस समय के बहुत फेमस राइटर थे। और जैसे आज यहाँ शाहरुख खान हैं या सलमान खान हैं, तो उस समय भी हमारे पास मास्टर फ़िदा हुसैन नरसी थे, जो पारसी थिएटर के बहुत अच्छे अभिनेता थे और जिन्हें देखने के लिए भीड़ जो है टूट पड़ती थी। और टॉकीज़ें नहीं थीं, लेकिन वहाँ पर जैसे सर्कस के लोग जाते थे कि एक जगह कैंप लगा हुआ महीनों और फिर टेंट लगा के और टिकटेड शोज़ हो रहे हैं, तो वैसा ही पारसी थिएटर में भी होता था कि एक टीम चलती थी, कोई नाटक बनता था। और नाटक कैसे बनते थे, ऐसा नहीं कि हम कोई अपनी जिसे कहते हैं कि बौद्धिक उसको, अजय जी आइए, प्लीज कम, आइए अजय जी। द सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सिंह आ चुके हैं। अच्छा, तो जैसे आज भी फिल्मों में टिकट के लिए मारामारी होती है, उसी समय 1850s में भी जो है टिकट की मारामारी होती थी। और उस समय के जो नाटक होते थे वो जनश्रुतियों में जो होते थे, जो लोगों के दिमाग में बसे होते थे, जो फेमस कहानियाँ होती थीं, चाहे वो लैला मजनू हो, चाहे वो शेरी फरहाद हों, चाहे वो रुस्तम सोहराब हों, इस तरीके के विषय पर नाटक लिखे जाते थे और 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के नाटक होते थे। और उनमें भी विजुअल इफ़ेक्ट बनाते थे, पर्दे पे काम होता था और पर्दा चेंज करने के लिए भी कॉमेडियन का इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय के जो एक्टर्स, जब वो थे पारसी थिएटर जब धीरे धीरे और उरूज पे आया, उसके बाद लगभग 1930s में उसका जो है डिमोशन शुरू हुआ, जब फिल्मों का आना शुरू हुआ। तो फिल्मों में भी जब फिल्म बनी पहली हमारी राजा हरिश्चंद्र, एक गूंगी फिल्म थी, नॉन वर्बल फिल्म थी, जिसको हमारे दादा साहब फाल्के जी ने डायरेक्ट किया था। और उसमें भी जो मेन राजा हरिश्चंद्र का किरदार निभाया था, तो वो भी एक मराठी एक्टर थे, दत्ता साहेब। तो मराठी मतलब जिसे कहें कि फिल्मों में जाना, जो बात कही इन्होंने कि कोई भी कलाकार फिल्मों में जाए तो उसके लिए क्या, तो ये सब पहले से तैयारी कर चुके थे, तैयार हो चुके थे, उसके बाद ही उन्होंने दूसरे माध्यम की तरफ रुख किया। तो किसी भी माध्यम को जब हम बदलते हैं तो उस माध्यम के बारे में हमें पहले जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं, सर के पास भी आते होंगे कि हमको एक्टिंग सीखनी है, कितने दिन में सीख जाएंगे? तो हम तो यही कहते हैं कि भाई हम तो अभी तक सीख रहे हैं, आपको कैसे बता दें कितने दिन में सीख जाएंगे। सर ने भी ऐसा बहुत अनुभव लिया होगा। तो ये जो कितने दिन में सीख जाएंगे, मतलब आपके पास समय है ही नहीं, आपने सब कुछ प्लान कर रखा है कि मुझे इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है, इतने दिन में ये करना है, देन फिर मैं मुंबई। तो मुंबई में क्या, तो मुंबई का भी प्लान करो ना कि मुंबई में अब मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तब कुछ होगा ना। ये जो फील्ड है ये इतना खतरनाक फील्ड है कि हम सपने देखते हैं, सपनों का फील्ड है ये। हम सपने में रात भर इतने अच्छे सपने देखते हैं कि सुबह तक फिल्म का पर्दा फाड़ चुके होते हैं। लेकिन जब वो करने की बारी आती है, जब आप किसी अच्छे प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं
तब वो एक डायलॉग बोलने के लिए भी बोलता है या स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देता है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। आजकल के बच्चों की हिंदी इतनी कमज़ोर है, और हम हिंदी सिनेमा या हिंदी थिएटर की बात करते हैं तो हिंदी पढ़ने से हम हिचकते हैं। तो हमें हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उर्दू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इवन ये कहें कि इस फील्ड में आने के लिए, कुछ भी करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में विचार नहीं आएंगे, विचार नहीं आएंगे तो किरदार नहीं आएंगे, और जब किरदार ही नहीं आएंगे तो आप उसको करोगे क्या? फिर एक्टर कैसे बनोगे? तो एक्टर बनने की पहली प्रोसेस ही यही है, पढ़ना। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपका विजन खुला होना चाहिए, विजन खोल के रखिए और फिर देखिए आपके सामने कितने सारे किरदार आते हैं, कितने सारे जिसे कहें कि विजुअल्स आते हैं, दृश्य बनते हैं, और फिर आप उनको जब अभिनीत करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जी, हम आगे बढ़ते हैं। राजीव जी, आपके लिए सवाल है मेरे पास। सर, कई बार सिनेमा में ऐसा होता है कि कोई सीन जैसे आप अपना बेस्ट मानते हैं, डायरेक्टर को संतुष्ट नहीं करता, या इसके विपरीत जब आपको लगता है कि आप थोड़ा और बेहतर कर सकते थे लेकिन डायरेक्टर को अपना शॉट मिल जाता है, तो ऐसे पलों में आपके मन पर या एक अभिनेता के मन पर क्या बीतती है? क्या आपको ऐसे वक्त में थिएटर की फ्रीडम की कमी महसूस होती है, जहां परफॉर्मेंस पूरी तरह अभिनेता के नियंत्रण में होता है, और ऐसे में आप अपने को कैसे रीसेट करने की कोशिश करते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अक्सर जो है ये जो आप अभिनेता की बात कर रहे हैं, ये हम कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ तो बड़ा कई मर्तबा ये एक्सपीरियंस हुआ है। और लेकिन हाँ, जो स्टार्स रहते हैं उनको तो बताने ही नहीं पड़ता, मतलब, और बताने उस कहने की हिम्मत नहीं होती डायरेक्टर की कई मर्तबा क्या, अक्सर ही, हमेशा ही। अभी क्या है, ये चूंकि मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस है जो आपने बताया ना, और दूसरा ये कि मैं खुद डायरेक्टर भी हूँ थिएटर का। तीसरी चीज़ है कि आकाशवाणी का जो एक्सपीरियंस है उसमें मुझे ये एक्सपीरियंस है, ये बल्कि मेरी जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस है, कि मैं कई कैरेक्टर्स को, एक कैरेक्टर को कई तरह से कर सकता हूँ, मतलब आवाज़ के ज़रिए। क्योंकि आवाज़ का, देखिए, आवाज़ का बहुत बड़ा एक योगदान होता है आपके अभिनय उसमें, क्योंकि आवाज़ हमें उसके पॉजेज़, उसके स्ट्रेसेस, लैंग्वेज और उनका उच्चारण, भले वो हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा, जिस भाषा में आप काम करते हैं, तो ये चीज़ों का हमें बड़ा थिएटर वालों को बहुत पड़ता है। तो हम कई तरह से तो हम करके दिखाते हैं कई मर्तबा, ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, ये चाहिए क्या। क्योंकि अक्सर मैं बता दूं आपको, 99% डायरेक्टर्स जो है वो खुद एक्टर नहीं होते, और वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई एक्टर ही डायरेक्टर बने। और ख़ासतौर से हमारा ये भी हम देखते आ रहे हैं कि जितने एक्टर्स ने डायरेक्टर बनने की कोशिश की है वो सफल नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि डायरेक्टर का 50 जगह दिमाग चलता है, लेकिन उसको ये चाहिए कि मेरी स्क्रिप्ट जो मैंने फाइनल की है, जो स्क्रीन प्ले फाइनल किया है, और जो मैंने कैरेक्टर मेरे दिमाग में है, वो मुझे इस आदमी में दिखना चाहिए, मेरी कहानी के हिसाब से दिखना चाहिए। एक्टर तो क्या है, बड़ा सेल्फिश होता है, उसको केवल अपना कैरेक्टर दिखता है, लेकिन उसको टोटलिटी में कोई चीज़ नहीं दिखती। ये थिएटर की एक एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि थिएटर में एक्टर और डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि मैं एक्टिंग भी करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, और कई मर्तबा कोई एक्टर भाग जाता है तो उसका सप्लीमेंट भी बन जाता हूँ। ये मेरे साथ भी अक्सर हुआ है। तो ये एक फ़र्क होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कई मर्तबा मेरे साथ भी ये हुआ जो आपने कहा है कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो मैं खींच कर कहता हूँ अच्छा आप करके बताइए कैसे करना है। वहाँ गड़बड़ हो जाती है,
वहाँ जो है कई मर्तबा डायरेक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छा ठीक है, जो आप कर रहे हो फाइनल वही करो। ये अक्सर मेरे साथ हुआ है, ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो ये एक फिल्म का एक मज़ा है, आनंद है बड़ी। और इसमें कई मर्तबा झगड़े भी हो जाते हैं, ठीक है तो हमें नहीं करना, आप किसी और को ले लो। तो ये भी उनके साथ एक बड़ी असमंजस स्थिति में आ जाती है कि ऐन वक्त पे किसको बुलाएं। तो ये हुआ है मेरा 2-3 बार हुआ है कि ये अक्सर फिल्म में तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ सीरियल्स में ज़रूर हुआ है। तो सीरियल्स में उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि ठीक है मुझे वहाँ भिजवा दिया, हाँ तीर्थ यात्रा पे भिजवा दिया कई मरतबा, क्योंकि फादर बना हूँ मैं, तो फादर को तो तीर्थ यात्रा पे भिजवा सकते हैं। तो ये हुआ है मेरे साथ, ये 2-3 प्रोजेक्ट में हुआ है। और मैं बता दूं एक बहुत नामी एक्ट्रेस थी जो एक सीरियल बनाती थी और बड़े मशहूर हुए थे उनके सीरियल, वो उनके साथ ही उनके ही प्रोजेक्ट पे हुआ है, एक प्रोजेक्ट में वो हुआ है, ऐसे 2-3 मरतबा हुआ है। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं, एक्टर को बड़े मज़े आते हैं और ख़ास तौर से थिएटर वालों को बहुत आनंद आता है अगर वो थोड़ा सा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम, जैसा कि बालू ने कहा ना कि अभी देखिए फिल्म में क्या होता है, अगर थिएटर का आदमी जैसा कि कहा कि अपने आप को घिसता रहे और सीख रहा है, एक्टिंग सीख रहा है, हर चीज़ सीख रहा है, सीखते सीखते कई मरतबा वो हीरो की उम्र निकल जाती, क्योंकि आजकल हीरो तो 20-22 साल 21 साल के होते हैं, बल्कि और भी छोटे होते हैं। तो बाय द टाइम अगर वो सीखता ही रहे तो वो तो बाप की उम्र में जैसे मैं पहुंच गया। तो पर सर आपने हीरो की उम्र में पिता का रोल किया है और जो वो तो मैं बता रहा हूँ ऐतिहासिक है। मैं उस वक्त जब गया सर, तो क्या था कि सीरियल कर रहा था एक क्या था, चुनौती। तो उसी के बीच में मुझे फिल्म का ऑफर आया और तो मेरा उस वक्त टेलीफोन तो घर में होते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किलों से टेलीफोन मिलते थे और मोबाइल तो सवाल ही नहीं है। तो हमारे प्रोड्यूसर के यहाँ फ़ोन आया कि सब उनको मिलना है, तो मुझे मिलने के लिए बुलाया, कहानी वानी सुनाई। तो मैंने कहा कहानी तो बहुत अच्छी है। तो मैं समझा कि वो जो हीरो का रोल है, जो नेचुरली मेरी 36 साल की उम्र थी और उस वक्त हीरो जो थे 45-50 साल के होते थे सारे के सारे। तो मैंने कहा शायद वो होगा। तो उन्होंने कहा ये रोल है, इसमें आप हैं और आलोकनाथ हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बाप का रोल है, पिताजी का रोल है। बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन वैसे मैं नौकरी कर रहा था, मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं थी और थिएटर से मन था, ये सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ थिएटर समझ के मैंने चुनौती किया था उस वक्त भी। मैंने कहा ठीक है 13 एपिसोड है, करके चले जाएंगे। तो वो तो पीछे ही पड़ गए, क्योंकि नया डायरेक्टर था, नया हीरो था, ऑल फ्रेशर्स एक्सेप्ट आई थिंक आलोक ने काम किया हुआ था हम लोग में, बुनियाद में शायद, हम बुनियाद में, और रीमा ने किया था सिर्फ मराठी में, हिंदी की पहली फिल्म थी, और लक्ष्मीकांत बेर्डे ये थे उसमें सारे, बाकी हिंदी की सबकी नई फिल्म थी, और सलमान की तो खैर पहली फिल्म थी। तो ये इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा ये सब 2 दोस्तों की कहानी है और वी एक्चुअली वांट टू इंट्रोड्यूस यंग फादर्स इन द इंडस्ट्री। और आप देखेंगे मैंने प्यारी की पहले एक फिल्म आई थी क़यामत से क़यामत तक शायद, उसमें भी फादर जो थे वो बड़े बुज़ुर्ग आदमी थे, बहुत ही बुज़ुर्ग थे मतलब बेचारे। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं ज़रा खुश हुआ, मैंने कहा चलो यंग फादर है। और उसके बाद से आप देखते होंगे यंग फादर्स की जो एक ट्रेंड शुरू हुई है सिनेमा में, वही वजह थी। थैंक यू। गिरजा सर के लिए मेरे पास सवाल है। सर भारतीय सिनेमा का इतिहास देखें तो वो शुरुआती दौर में पूरी तरह से थिएटर से प्रभावित था, लेकिन जैसे जैसे सिनेमा विकसित हुआ तो मुझे लगता है उसकी तकनीकी और दृश्यात्मक ताकत ने थिएटर को भी प्रभावित किया। तो आज थिएटर और सिनेमा के इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? क्या सिनेमा ने सिर्फ थिएटर से सीखा या सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत ने थिएटर के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया है?
देखिए, फिल्में कहाँ से आई? जो पूरा का पूरा पारसी थिएटर है वो फिल्मों में कन्वर्ट हो गया, पारसी थिएटर खत्म हो गया। तो थिएटर से ही फिल्मों की शुरुआत होती है। आगे जो बात बढ़ती है तो थिएटर और फिल्म, न तो इनके बीच में कोई कंपटीशन है, न इनके बीच में ऐसा कुछ है कि एक दूसरे से कहीं वो टकरा रहे हैं, कहीं ना कहीं सप्लीमेंट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि मुग़ल आज़म फिल्म सब लोग देखे होंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मुग़ल आज़म पूरी फिल्म को उसके युद्ध के सीन और वो महल और किला तमाम सब कुछ थिएटर में मंच के ऊपर उतार दिया जाए? ये संभव हुआ। और पिछले 15-17 साल से वो मुग़ल आज़म का शो चल रहे हैं। अभी दिल्ली में ख़त्म हुआ उसका, और पूरी दुनिया में वो नाटक चल रहा है, और जिसमें पूरी की पूरी फिल्म स्टेज पर उतार दी गई। आपको महसूस नहीं होगा आप मुग़ल आज़म स्क्रीन पे देख रहे हैं या थिएटर पे देख रहे हैं। तो थिएटर कहीं ना कहीं फिल्म से कहीं आगे निकलती हुई दिखती है, तो कहीं फिल्में जो है वो थिएटर को फॉलो करते हुए दिखती हैं। जो राजीव जी ने सामाजिक सरोकार की बात की, जो थिएटर को लेकर, फिल्मों की शुरुआत भी सामाजिक सरोकार से ही हुई। आप देखेंगे कि विमल राय या गुरुदत्त या ऐसे अपनी इतने लंबी फहरिस्त है फिल्मकारों की, जिनकी फिल्में सामाजिक मुद्दों को लेकर, देश प्रेम को लेकर, जो गरीबी, अन्याय, शोषण, उनके खिलाफ लड़ने वाली ये तमाम फिल्में बनती रही। वो दौर क्यों बदला? जब पूंजी का जो प्रवाह आगे बढ़ा, जब लाखों में तो भूल जाइए, करोड़ों में भी फिल्म बनना मुश्किल हुआ। और आज हालत ये है कि अब सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली अब सपने में बात है, अब तो दिनों की बात है केवल। कितना कलेक्शन, वो पैमाना है कि 100 करोड़ के क्लब में है या 500 करोड़ के क्लब में है, 1000 करोड़ के क्लब में है। तो जाहिर है कि उसमें वो सामाजिक सरोकार तो घटेगा ही। बावजूद इसके इस दौर में श्याम बाबू जैसे निर्देशक रहे हैं, श्याम बेनेगल साहब, कि जिनकी सारी फिल्में जो हैं वो सामाजिक सरोकार से ओत-प्रोत रहीं। उनकी एक फिल्म तो रिलीज ही नहीं हो पाई, मतलब वो समर जो है वो मुद्दे रहे। थिएटर में जहाँ तक सवाल है, तो जाहिर है कि हिंदी थिएटर में थोड़ी सी हमको वो बात कम नज़र आती है। लेकिन यदि आप भाषाई रंगमंच को देखें तो चाहे केरल का रंगमंच हो, बंगाल का रंगमंच हो, मराठी हो, असमी हो, तो वहाँ पर आपको ये सामाजिक मुद्दे वहाँ भी उतनी सघनता के साथ वो पेश करते हैं। थिएटर और फिल्मों की जब बात करते हैं तो अक्सर ये कहा जाता है, अभी बीच में बात कहीं आई कि शाहरुख खान भी थिएटर से, बेरीजान से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो एक फ़र्क भूल जाते हैं कि यदि आपको फिल्मों में, टेलीविज़न में काम करना है तो अभिनय तो आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, और वो सीखने का माध्यम थिएटर है। लेकिन अभिनय सीखकर आप फिल्मों में गए हैं और ये क्लेम करें कि हम थिएटर से हैं, वो बहुत सही नहीं है। थिएटर का जो आदमी जाता है फिल्मों में, वो केवल अभिनय नहीं सीखता, वो कंप्लीट थिएटर को सीख कर जाता है। उसको कॉस्ट्यूम का पूरा अंदाज है, उसको लाइटिंग का पूरा अंदाज है, उसको कैमरा वो फेस नहीं किया होता, उसके अलावा एक संपूर्ण रंगमंच के साथ वो फिल्मों में जाता है। और इसीलिए उसकी धमक जो फिल्मों में अलग बनती है, चाहे वो चुनौती वाला दौर हो, बुनियाद वाला दौर हो या आज का दौर हो। तो ये इन दोनों के बीच जो है एक तरह की, समझ लीजिए कि आगे बढ़ने की होड़। इधर सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली का दौर खत्म हुआ सिनेमा में, तो आप देखेंगे पिछले 15-20 सालों में थिएटर का क्या दौर है। एक नाटक तैयार होता है, सालों साल चलता है वो ऐसा नहीं है। जिसका मैं जिक्र कर रहा था मुग़ल आज़म का, मेरे ख्याल से 15-17 साल तो हो गए उसको। और जब बारिश का वक्त होता है हमारे देश में, तो वो नाटक यूरोप जाता है, वहाँ 4 महीने करके आता है। कल जो नाटक आपने देखा चक्रव्यूह, वो 11-12 साल पहले तैयार हुआ था और लगातार 12 साल से वो शो चल रहे हैं। प्रीता का जो हाय मेरा दिल है, वो कितने साल से, मेरे ख्याल से 1000-1200 शो उसके हो चुके। तो
एक नाटकों की स्वीकारोक्ति जो है उसकी एक बिल्कुल अलग उसकी दिशा है, फिल्मों से बिल्कुल अलग है। मैं जब बम्बई के में न्यू ईयर के बारे में जब सुनता था तो यही हमको मालूम था कि वो क्लब में पार्टी होगी और ये सब होगा। वहाँ जाके मालूम पड़ा कि लोग वहाँ न्यू ईयर थिएटर देखकर मनाते हैं और सुबह 8 बजे थिएटर का शो शुरू होता है, रात 2 बजे ख़त्म होता है, और यदि 1 महीने पहले से टिकट नहीं बुक किया है आपने, आपको टिकट नहीं मिलेगा। एक दशहरे के दिन मैं बम्बई में था तो मालूम पड़ा कि दशहरा भी सेलिब्रेट करना है तो थिएटर देखकर, या दिवाली के दिन भी लोग वहाँ थिएटर देखते हैं। तो वो एक तरह की लोगों की ज़िंदगी में वो थिएटर आ चुका है, और वहाँ पर ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी में फिल्मों को स्थान नहीं है, फिल्मों की भी उतनी स्वीकार्यता है, लेकिन फिल्मों की जो रेंज है, आपको जिस तरह की फिल्म देखना चाहें आपको हर तरह की फिल्में अवेलेबल हैं। एक दौर था जब केवल आपको वो कमर्शियल फिल्में ही मिलती थीं और जिसको लेकर बड़ी आलोचना होती है। पिछले कुछ सालों में इतनी बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स और इतनी बड़ी संख्या में बन रही हैं और बनी हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा सिनेमा भी हमारे यहाँ विकसित हो चुका है जिस पर किसी का गौर नहीं है, जिस पर कभी चर्चा नहीं होती। और जो ऐसे विषय जो थिएटर में आ रहे हैं, वो कई बार ऐसा लगता है कि वही कहानी आपको थिएटर में नजर आएगी और उसी कहानी पर वो फिल्में बना रहे हैं। तो इन दोनों के बीच एक तरह से देखा जाए तो बहुत सप्लीमेंट करते हुए चल रहे हैं ये लोग, और इसीलिए दर्शकों के पास एक इस दोनों ही माध्यमों से जुड़ने के लिए विकल्प बहुत हो गए हैं। हिंदी में जो दिक्कत थिएटर की है कि एक शो करना मुश्किल है और बाकी कुछ है, दरअसल वो एक एफर्टलेस के कारण है। बहुत सारे थिएटर डायरेक्टर हैं जो अपने पहला शो वो प्रीमियर करते हैं और प्रीमियर से ओपन होकर उसके बाद वो शो शुरू होते हैं। हम लोगों के लिए एक शो करना भी बहुत मुश्किल काम होता है, तो वो स्थितियां थोड़ी बदलने की ज़रूरत है और बदल रही हैं। जो थिएटर के लोग जो फिल्मों की तरफ आकर्षित होते हैं उसका 2 कारण मुझे लगता है। एक तो थिएटर में उतना पैसा नहीं है जितना फिल्मों में होता है, और रीच उसकी जो है बहुत अधिक है। थिएटर करना मतलब यह है कि रेत का घर बनाना है, आपको फिर बनाना है। फिल्म एक बार कर लिया आपने, आप करोड़ों लोगों तक पहुंच गए और उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। ये तो अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों से नाटकों का डॉक्यूमेंटेशन भी होने लगा है, और अब इंटरनेट पर भी इतने सारे नाटक अवेलेबल हैं कि लोग जिसको मतलब अपने मोबाइल पे अपने घरों पे देख सकते हैं। तो ये दोनों माध्यम जो है वो दर्शकों के लिए एक अच्छी तरह दोनों माध्यम उपलब्ध हैं दर्शकों के लिए। अब दर्शकों की रुचि पर है कि वो किस तरफ कहाँ जाते हैं, कहाँ आकर्षित होते हैं। बहुत ही विस्तार से हमको मिला जानने। पॉलिन सर, क्या एक अभिनेता अपने किरदारों को गढ़ता है या वो किरदार उस अभिनेता को नया आकार देते हैं? इसमें कोई भी, जैसे कहते हैं, ये बात जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी कभी किरदार जो है एक व्यक्ति की पूरी सोच को, उसके व्यक्तित्व को भी बदल देता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लें कि जब रामायण और महाभारत बने और राम की भूमिका जब अरुण गोविल ने निभाई, तो हम उसके बाद फिर उनको उसके दूसरे किसी भी किरदार में उनको नहीं देख पाए, हमने कबूला ही नहीं। और जब उन्होंने इस रोल को हासिल किया या उनको दिया गया था, तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ अब जीवन में राम बनकर ही रह जाऊंगा। वो ना चाहते हुए भी उन्हें अपने जो सामाजिक जीवन में उसमें भी जो है राम की भूमिका का निर्वहन करना पड़ा अपने सादे कपड़ों में।
ऐसा ही हमारे कल के नाटक के जो कृष्ण बने थे नीतीश भारद्वाज जी, उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कितनी फिल्में की, कितने सीरियल किए, अलग अलग किरदार किए, हीरो के रोल भी किए, लेकिन हमने उनको नकार दिया। क्यों? आप हमारे प्रभु हो और प्रभु ही रहो, हम और कुछ नहीं देखना चाहते। तो ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं। कर्ण के रोल में पंकज धीर ने कितना बढ़िया काम किया, तो हम, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप को तोड़ा भी है, जैसे पुनीत इस्सर। दुर्योधन का इतना बेहतरीन किरदार निभाने के बाद आज भी हम उनको दूसरे किरदारों में एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेगेटिव। एक्चुअली हम नेगेटिविटी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से हावी होती है, और हम उसको फिर देखना क्योंकि उसके पास जो है ना, जो नेगेटिव किरदार करता है उसके पास बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो कुछ भी करता है हमको अच्छा लगता है। वो लाउड भी करेगा तो भी हमको अच्छा लगेगा। हीरो बेचारा लगा रहता है पूरे काम में, शिद्दत से लगा रहता है, लेकिन जैसे ही विलेन आता है तो ये हो जाता है। लेकिन जब फिर विलेन लास्ट में पिटता है तब फिर पब्लिक को फिर मज़ा आता है, मार और कर, ऐसा कर। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं जो एक विरले अभिनेता होते हैं, जो अपने आप में जिसे कहें कि अपने ऊपर काम करके और हम दर्शकों के मन पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में हम कहें कि एक उदाहरण हमारे बीच में बच्चन साहब भी हैं। बच्चन साहब जिसे कहें कि आम आदमी के हीरो कहे जाते हैं, वो किसी एक वर्ग के लार्जर देन लाइफ हीरो नहीं है। वो हर के कुली के भी हीरो हैं, वो वेटर के भी हीरो हैं। वो हर एक जितने उन्होंने किरदार निभाए, तो ये कहें कि हर एक वर्ग के उन्होंने एक प्रतिनिधित्व किया है। हर एक वर्ग के लिए उन्होंने फिल्में की हैं, एक तरीके से कहें तो वैसे किरदारों को उन्होंने निभाया और उन्होंने जीवंत किया, तो वो भी हमारे बीच हैं। तो जो किरदार, जो व्यक्ति या जो कलाकार जिस किरदार में जितनी शिद्दत से डूबता है, जितनी शिद्दत से काम करता है, वो किरदार उतनी ही शिद्दत से उसके अंदर उतरता है, प्रवेश करता है और फिर वो आप लोगों के सामने दिखता है। और जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो उसी किरदार को जीने भी लगता है। तो ये सोच जो है, ये सिर्फ हमारे थिएटर के माध्यम से या कला के माध्यम से ही बनती है, जो हमारे कलाकार के अंदर भी डेवलप होती है और आप सब दर्शकों के अंदर भी वो प्रवेश करती है। यही मैं कहना चाहूँगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं बात को। ये जो जिस शिद्दत की आपने बात की, और जाहिर सी बात है भोपाल के थिएटर कल्चर, रिहर्सल कल्चर से ये सब आप में आया है, तो बस इसी को, इस डिसिप्लिन को लेकर जब आप पीकू जैसी फिल्म और राजी जैसी बड़ी फिल्मों में जाते हैं, तो ये किस तरह से आपके साथ कारगर साबित हो रही है ये प्रैक्टिस जो है, ये जो डिसिप्लिन है? आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको आप शेयर करेंगे तो? ये अच्छा सवाल है और ये चीज़ तो मैंने झेली है। क्या है कि मैंने रंगमंच सिर्फ शिद्दत से किया है, पूरी शिद्दत से जिया है, आज भी जी रहा हूँ और कर रहा हूँ। फिल्म के लिए फिल्में की ज़रूर है मैंने, और इत्तेफाक से सारी बड़ी फिल्में की हैं, बड़े बैनर के साथ काम किया है, बड़े कलाकार इत्तेफाक से मिले, और मैं अपने आप को बहुत ही नसीब वाला मानता हूँ कि मैंने जब हिंदी रंगमंच में शुरुआत की तो हबीब साहब का सानिध्य मिला मुझे, और फिल्मों की तरफ रुख किया तो पहली बार में सीधे बच्चन साहब के साथ पीकू करने का मौका मिला। तो ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में एक महारत रखते हैं, और उन दोनों लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा इन्होंने सवाल किया कि क्या, तो फिल्म के लिए मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया, मैं कभी किसी रोल को मांगने के लिए नहीं गया। मैं पीकू का ही मिलना हम बताएं आपको कि मैं यहाँ थिएटर कर रहा था, और एक जोगी जी जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और भोपाल के मनोज जोशी जी, तो उन्होंने हमारा नाम सजेस्ट किया और फिर मैंने उसका ऑडिशन दिया और वो हो गया यहाँ से, और फिर करके
फिर हम आ गए, फिर मैं थिएटर में लग गया। फिर मेरे पास किसी चीज़ का ऑफ़र आया राजी के लिए, तो मैं राजी में सिलेक्ट हो गया। ऐसे मेरे पास आते गए ऑफ़र, मैंने ऑडिशन दिया और मैं करता गया। लेकिन खुद से जिसे कहें कि अप्रोच मैंने कभी नहीं किया। खुद से अप्रोच मैंने जो भी की है वो नाटकों के लिए की है, कि मुझे ये शो करना है, मुझे इसका फंड जुगाड़ना है, मुझे ये शो या इधर लेके जाना है, मुझे इस शो को कैसे बेहतर बनाना है। इसके लिए मैंने जितनी भी मेहनत की है और आज भी कर रहा हूँ। एक और सर की बात को मैं और थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि सर ने जो बात बताई तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल कलाकार लोग बहुत, जैसे कहते हैं ना कि करते करते हमने कोई नाटक लिया और आप अपने आप को बहुत कैपेबल मानते हैं, और डायरेक्टर से धीरे धीरे वो डायरेक्टर को दूसरा पसंद आ रहा है तो उसने हीरो कर दे दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरे नाटक में आप क्या करोगे? अब मैं खुद ही डायरेक्टर बन जाता हूँ। ये तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं, कम से कम मैं तो अपने आप को समझता हूँ। तो ऐसे कई ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं जो इतनी जल्दी में हैं कि डायरेक्टर को मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो आपको समझें। उससे पहले वो डायरेक्टर को समझ जाते हैं और ख़ुद को समझ जाते हैं, और उन्हें जो रोल करना होता है और वो डायरेक्ट कर लेते हैं अपने दोस्तों को बुला के और शो कर देते हैं। ऐसे शो से क्या मतलब है? ना आपने अपने आप को समझा, ना उस नाटक को समझा, ना स्क्रिप्ट को समझा। तो ऐसे रंगमंच से कोई मतलब नहीं है। आप जो भी काम करो शिद्दत से करो, उसको समझो, समय दो। ये कला जो है वो वक्त मांगती है, समय मांगती है। तो इस कला में जो जितना रियाज करेगा वो उतना राज करेगा। राजीव जी से एक और सवाल। सर, थिएटर में एक नाटक कभी ख़त्म नहीं होता, सिनेमा में एक कहानी हमेशा के लिए फाइनल हो जाती है। आप दोनों माध्यमों में काम कर चुके हैं, क्या आपको कभी महसूस हुआ कि थिएटर से सिनेमा में जाते ही आपको कुछ खोना पड़ा, या सिनेमा से थिएटर में लौटते ही कुछ नया मिल गया, या इसके विपरीत कोई अनुभूति? बहुत सी चीज़ें हैं जो दोनों माध्यम में करने के बाद आप में बदलाव तो बहुत आता है। पहली चीज़ तो ये कि वो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ये चीज़ जो है हमें सिनेमा सिखाता है। क्योंकि सिनेमा में शॉट्स होते हैं, पूरी कहानी जो है वो 80 रोज़ या आजकल बहुत जल्दी बनने लगी है, कम से कम 80 शिफ्टें लगती हैं। तो उसमें कैरेक्टर अगर आपका शुरू से आखिर तक है, और शूटिंग अगर, तो सेट की जब तैयारी होती है, शॉट की तैयारी होती है, तो आपको ब्रेक लेना पड़ता है ना, एक शॉट, और वही आपको दोबारा। तो उस वक्त जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ की जो एक होती है एज एन एक्टर, वो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो आप थिएटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थिएटर में क्या होता है कि 3 घंटे या 2.5 घंटे, अब तो खैर 1.5 घंटा हो गया, 1.25 घंटा, उस दौरान आप जो पूरा कैरेक्टर बने रहते हैं, आपको स्विच ऑन और स्विच ऑफ की सोच ही नहीं रहती। मतलब आपको शुरू से जब मेकअप लगा या कॉस्ट्यूम पहने तो आप वही हैं, बल्कि अगर परफॉर्मेंस के दौरान या जब आप एंट्री एग्जिट जब होती है और उसके बाद अगर कोई आपसे कोई दूसरी बात करना चाहता है तो आप उस मूड में नहीं होते। कई मरतबा आप गुस्सा हो जाते हैं कि भाई ये बीच में डिस्टर्ब क्यों किया। ये वजह है। दूसरी चीज़ क्या है कि सिनेमा में करते 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 ना आपको अब 35 साल तकरीबन हो गए मुझे, तो आपको ये भी आदत हो जाती है कि एडिट कितना करना चाहिए। जो स्क्रिप्ट होती है उसमें कई मरतबा सोचते हैं ये वाला सीन एडिट क्यों कर दिया। जब आप देखते हैं परफॉर्मेंस, कई मरतबा मैंने अपनी फिल्मों में देखा कि यार मैंने वो भी किया था और उसमें ये शॉट भी था, मेरा एडिट क्यों किया। और बाद में आपको समझ में आता है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, और इसीलिए फिल्म जो है बड़ी स्लिक हो जाती है। ये मैंने कारण जी के काम में भी देखा है। कारण जी जो थे वो शुरू में जब 1973 में जो उन्होंने वर्कशॉप की थी, तो उस वक्त 2 तरह के उसमें ट्रेनिंग्स लिए थे उन्होंने। एक तो लिए थे एक्टर्स जो परफॉर्म करेंगे स्टेज में, एक ऑब्जर्वर की उन्होंने
तबका रखा था जिसमें ज़्यादा लोग थे, जिसमें मेरे ख्याल में उस वक्त के भोपाल के ऑलमोस्ट सारे बुद्धिजीवी थे, राइटर्स थे, प्रोफेसर थे, कुछ बड़े नामों में जैसे राम प्रकाश त्रिपाठी भी उसमें थे और धनंजय वर्मा जो प्रोफेसर थे वो भी थे उसमें। ऐसे कई लोग थे जो, और उस वक्त के बहुत से पत्रकार भी थे। तो इसलिए रखा था उन्होंने कि ये भी समझें कि थिएटर क्या है, और हम लोगों को रखा था। उनका सबसे बड़ा जो एक खासियत थी तो वो राइटर्स से कह देते थे। उस वक्त 2 राइटर्स के उन्होंने प्ले लिए थे जो फ्रेश प्लेस थे, एक तो एक और द्रोणाचार्य और रसगंधर्व, ये दोनों नए प्ले थे। तो उनके राइटर्स भी आए थे, मणिमधुकर राजस्थान से आए थे और डॉक्टर शेष तो यहीं के थे। तो उन्होंने कह दिया था कि भाई देखिए मैं अब इसमें जो कटपिट करूंगा उस पर आपको बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलना है। तो उनका एडिटिंग का बड़ा एक खास था क्योंकि वो फिल्मों में काम कर चुके थे। आजकल मैं देखता हूँ, अभी बीच में 2-4 नाटक मैंने देखे, उसमें कंटेंट अच्छा है, नाटक बहुत अच्छा है और लोगों को अपील भी कर रहा है, लेकिन वो कभी कभी इतना सारा हो जाता है कि जिसकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोग पहले 2.5 घंटे 3 घंटे में ऑडियंस को समझाते थे, बलात् उनके ऊपर ये पूरी स्क्रिप्ट हम थोप देते थे, उसकी आवश्यकता नहीं होती कि जिस सब्जेक्ट को हम, जैसे आजकल शॉर्ट प्लेस का बड़ा ज़माना है, शॉर्ट प्लेस मतलब छोटी कहानियाँ होती हैं, जैसे हमारे ये संजय साहब बैठे बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं शॉर्ट प्लेस। उस 15 मिनट में आप पूरी बात कह सकते हैं जो आप ऑडियंस को कहना चाहते हैं, और ऑडियंस वो समझ जाती है। क्योंकि आजकल जैसे ये कहा ना कि लोगों के पास वक्त भी नहीं है इतनी लंबी तकरीर सिनेमा या फिल्म में सोचने की, फिल्मों की ड्यूरेशन भी कम हो गई है। तो ये मैंने सीखा है, तो ये मैं अपने थिएटर में इस्तेमाल करता हूँ इसको, एडिटिंग। मेरे पास तो अगर राइटर सामने बैठा हो तो भी मैं हिचकता नहीं हूँ, उससे कहता भी नहीं हूँ कि मैं ये काट रहा हूँ। तो मुझे मज़ा आता है एडिट करने में कई नाटकों में। ये एक चीज़ें जो मैंने 2 चीज़ें सीखी हैं अभिनय की दृष्टि से, और ये एज ए डायरेक्टर मैंने जो स्टोरीज में जो किया है। जी थैंक यू सर। बहुत सारी बातें, अभी सवाल मेरे पास अभी और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन समय हमारा नज़दीक आ गया है, तो हम आगे के सवाल जवाब ऑडियंस के लिए खोलते हैं, क्यूए के लिए। दर्शकों में से जो भी सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, पूछना चाहें। बिल्कुल। Hello, sir. So my question is to all of you. Anybody can answer. मैंने ये देखा है, वैसे राजीव सर आपसे तो मैं मतलब I have seen your work, फिल्म्स भी देखी हैं, थिएटर भी देखा है. So आपको ऐसा लगता है कभी कि there is a generational audience between film and theatre, कि थिएटर देखने वाली एक जनरेशन है जो थिएटर देखने आती है, जो पसंद करती है, और फिल्मों की अप्रोच जो है वो एक पर्टिकुलर जनरेशन के लिए तो नहीं है, खैर दैट इज़ अप्रोचेबल टू एवरीबडी, बट थिएटर उतना ज़्यादा यूथ में अभी प्रेजेंट नहीं है जितना फिल्में हैं. देखिए, थिएटर का यूज़ का तो सवाल नहीं है, उसको यूज़ थोड़ी करते हैं। थिएटर तो देखते हैं, उसको समझते हैं, उससे सीखते हैं और बहुत सी चीज़ें उससे ग्रहण करते हैं। तो थिएटर तो अलग ही चीज़ है उसकी, और फिल्म जो है उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा परसेंटेज जो है वो मनोरंजन का है और तकनीक का है, जो लोगों को बड़ा मज़ा आता है जिस तरह की फिल्में बन रही हैं। अदर देन जो OTT पे आती है, OTT पे एक अलग चीज़ है। OTT या आपके जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं या वो अलग चीज़ है, वो एक सब्जेक्ट पे बनती हैं। लेकिन बाकी जो है बड़ी फिल्में जो बन रही हैं उसमें मनोरंजन का ज़्यादा वो रहता है, इसलिए ये फ़र्क तो है, आपका ये रहेगा। और ये मैं समझता हूँ कि ये रहना भी चाहिए, क्योंकि थिएटर का, जैसा मैंने कहा शुरू में, एक सोशल रिलेवेंस है। आप 100 लोगों को दिखाइए, मैं तो कहता हूँ थिएटर 100-200 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 लोगों में से कई लोग जो हैं वो उस सब्जेक्ट को से में कैरेक्टर्स पे या उसकी समस्याओं पर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं जो सुलझाने वाली हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे सीखते भी हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं शॉर्ट प्ले भी करता हूँ, फुल लेंथ प्ले भी करता हूँ, और मैं ख़ास तौर से
हिस्टोरिकल या पौराणिक या ऐसे नाटक नहीं कर पाता। मैं अपने आप को सक्षम नहीं मानता। ये नहीं कहूँगा कि नहीं होना चाहिए, मैं अपने को सक्षम नहीं मानता, कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। तो मैं, चूँकि उनसे हम सीखते नहीं हैं, उसको देखते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं आप सबको बता दूँ कि पौराणिक और ऐतिहासिक नाटक या जिसको बोलते हैं माइथोलॉजिकल प्लेस जो हैं, वो 1.5 घंटा या 2 घंटा में नहीं हो सकते। वो उसके, अब जैसे कल आपने प्ले देखा होगा, वो पूरा नाटक नहीं है, वो एक पोर्शन है उसका। कोई भी प्ले, हमारी रामलीला से हम क्यों प्रभावित हैं? क्योंकि रामलीला एक दिन में नहीं होती, वो पूरा ड्यूरेशन होती है। वो राम के जन्म से शुरू होती है, और वो या वो उसके जब वो तीर मारते हैं ना उसको, श्रवण कुमार को, और उनको श्राप मिलता है, तब से लेके शुरू होती है और आखिर में राज तिलक तक तो आती है। उसके आगे भी कहानी है। तो ये हम थिएटर में ये सारी चीज़ें नहीं पूरी कर सकते, ना देशभक्ति। हम सिर्फ पोर्शंस दिखाते हैं, इवेंट्स दिखाते हैं छोटे छोटे, इसलिए ये ज़्यादा रिलेवेंस है। मुझे लगता है कि सर आप कुछ कहेंगे? आइए आइए, स्वागत है आपका, इंतज़ार कम आइए प्लीज़। मकरंद देशपांडे जी हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां हम बजाते हैं। और आओ पैनल में मैं डॉक्टर सीमा रायज़ादा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक सैपलिंग और मोमेंटो के साथ श्री मकरंद देशपांडे जी का हम स्वागत करें यहाँ पर। साथियों, मिस्टर मकरंद देशपांडे एक ऐसा नाम है जिनसे थिएटर और सिनेमा दोनों ही दुनिया में एक अनोखी एनर्जी का एहसास होता है। आज हम बात कर रहे हैं क्रॉसिंग द डिवाइड थिएटर टू सिनेमा पर, जिस पर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, इन तीनों क्षेत्रों में श्री देशपांडे एक बड़ा नाम बना चुके हैं और लगातार अपने क्राफ्ट के प्रति अपने डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। आपने उन्हें जंगल, सरफरोश, स्वदेश, सत्या, मकड़ी और बुढ़ा होगा तेरा बाप जैसी फिल्मों में देखा होगा, जहाँ पे उनके किरदार हमेशा कुछ हटकर होते हैं। और आज शाम 7:30 बजे आप उनका बेहद सुप्रसिद्ध नाटक देखने जा रहे हैं, सर सर सरला उनका नाटक। एक बार ज़ोरदार तालियां हम बजाते हैं श्री मकरंद देशपांडे जी के लिए। मकरंद सर, आज हम बात कर रहे हैं थिएटर टू सिनेमा क्रॉसिंग द डिवाइड पर। हमारे साथ मौजूद हैं मॉडरेटर के रूप में सौरभ वनन सर और राजीव वर्मा सर, बालेंद्र जी और गिरजा शंकर जी भी हमारे साथ हैं। सौरभ जी। मकरंद सर, स्वागत है आपका। और बहुत सारे सवाल हमने इस बीच किए, आपके लिए भी मैंने खूब सारे सवाल लिख रखे हैं। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि सर आप कहते हैं जीवन ही नाटक है, क्योंकि उसमें निरंतरता है और अनिश्चितता है। लेकिन सिनेमा में हर चीज़ को निश्चित रूप में फ्रेम किया जाता है, कैद किया जाता है। अगर जीवन नाटक है तो सिनेमा क्या है? वाह, पहले तो क्या कहूँ मैं कि कहीं वक्त पर जाना समझ में नहीं आता। कभी वक्त से पहले पहुँच जाता हूँ, लेकिन वक्त पर कभी नहीं पहुँच पाता। और फिर जब अहंकार आता है तो इंसान कहता है कि मैं जहाँ पहुँचता हूँ वही वक्त है, सही वक्त है। और विनम्रता है तो कहते हैं कि क्षमा कर दो। तो मुझे लगता है दोनों में कोई बात है नहीं, क्योंकि जीवन तो अपनी जगह पे है। क्योंकि समय, अभी बीच में हाल ही में मैं सुन रहा था कि सद्गुरु जी ने कह दिया है कि स्पेस एंड टाइम, तो कहते हैं स्पेस तो है ही नहीं, सिर्फ टाइम या डायमेंशन है। तो उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें शायद उनको लग गया होगा कि अब जैसे हम कहते हैं कि सब कुछ माया है, तो इसमें एक वो कहानी है, सपने और वास्तव की एक कहानी है। दोनों में स्पर्धा हुई कि श्रेष्ठ कौन है। तो दोनों ब्रह्मा जी के पास चले गए कि कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा बहुत आसान है, जिसके पैर ज़मीन पर है और हाथ आसमान को छुए वो श्रेष्ठ है।
तो सपने में एकदम कोशिश की, हाथ ऊपर किए, आसमान को छू लिया, लेकिन ज़मीन से ऊपर थे पैर। फिर वास्तव ने उसके पैर ज़मीन को एकदम जड़ मजबूत, लेकिन हाथ आसमान को नहीं छू रहे थे। तो ब्रह्मा ने कह दिया, एक काम करो, सपना अगर वास्तव के कंधे पर खड़ा हो जाए, दोनों एक हो जाओ अगर, तो मुझे लगता है जीवन और सिनेमा अगर एक हो जाए तो फिर सारी बात योग की है। जहाँ तक सिनेमा और थिएटर दो अलग, हम लगता है हमें कि थिएटर रोज़ बदलता है, मुझे लगता है सिनेमा भी रोज़ बदलता है। मैंने वही फिल्म अगर सुबह एक बार देखी है और रात में फिर से देखी है, क्योंकि मुझ में अगर बदलाव आया है तो फिल्म भी बदलती है। कभी कभी मैं कुछ सीन फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसका मतलब कुछ तो बदला है। मुझे नहीं लगता कि हम किसी चीज़ को जो ह्यूमन बीइंग से क्रिएट हुई है वो कभी भी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रूप धारण करेगी, क्योंकि पत्थर भी पत्थर नहीं रह पाता, तो हम कैसे किसी चीज़ को, क्षण को कैद कर पाए। मैंने देखा है एक सिक्स सेंस नाम की फिल्म आई थी, बहुत मशहूर फिल्म थी, और वो फिल्म मतलब वो अगर जिसने देखी याद होगा उसका जो आखिर में झटका बैठता है वो। और मैं उन दिनों में राम गोपाल वर्मा, जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है फिल्मों में, तो उनको लेकर गया कि आप चलिए, आप एग्जॉर्सिस्ट के बड़े फ़ैन हैं, और जो हॉरर जॉनर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैंने कहा मैं आपको एक फ़िल्म दिखाता हूँ। तो पूना के एक थिएटर में चले गए। अब वो थिएटर ऐसा था कि मुझे लगता है कि वो थिएटर क्यों था, क्योंकि एक होता है ना थिएटर के लिए आपको सिर्फ स्क्रीन नहीं चाहिए होता है, आपको स्पेस भी चाहिए होता है। तो एक बिल्कुल ही ऐसा लगा कोई कॉरिडोर है, और कॉरिडोर जैसा था और दूर ऐसे स्क्रीन लगा हुआ था। तो अब तो आप पहले ही पर्दे से दूर हो गए थे। झिझक हुई थी मुझे, मैं ये कहाँ ले आया उसे, क्योंकि मैंने जहाँ देखा था वहाँ पर अच्छा खासा थिएटर था। अब वो करेक्ट था, उस जॉनर के लिए करेक्ट था। अब मैं उसे यहाँ ले आया। अब आप देखिए वही फिल्म है, लेकिन आज मैं भी देख रहा था तो मुझे लग रहा था ये वो फिल्म नहीं है। और राम गोपाल वर्मा पर वो इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, और उसने मेरी तरफ देखा, ये दिखाने के लिए ले आए तुम। तो अब लगता है कि इंसान जहां है, जिस मानसिक अवस्था पता नहीं, वो भी आधा लग रहा है मुझे, जिस जहां भी वो है वो वहीं के लिए पर्याप्त है, उसके बाद आगे पीछे वो कुछ भी नहीं है। इसलिए शायद ये जो मंच है जो मुझे आकर्षित करता है, रंगमंच, वो इसलिए इस कारण क्योंकि मुझे अब बीच में ये खाली सीट्स है, पीछे वो स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब वो स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच भी रहा हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, और खाली कुर्सियां इसलिए हो सकता है वो लोग भी मन में तय ही कर चुके हैं कि हमारा इससे क्या लेना देना, क्योंकि वो दूर हैं अभी। अब क्या मैं इन कुर्सियों को भर सकता हूं, तब वो मुझ तक वो ब्रिज होगा, है ना। तो हम जीवन को अगर समझ ले, कैन वी कीप इट अलाइव। मतलब सिनेमा मुझे लगता है कितने साल पुराना है, ये 100-150 साल, 150 साल पुराना, तो वो कैसे कैद होगा। मतलब आप आज भी मुझे लगता है, एक तो हम लोग तो तब के काम करते थे जब फिल्म पे शूट होती थी, है ना, तो हमें पता चलता था कि वो वोन आउट हुई है फिल्म, उसका प्रोजेक्शन जो है, या कभी प्रोजेक्शन का जो लाइट वो अभी तक बदला नहीं गया, कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, कई चीज़ें थी प्रोजेक्शन के लिए। आज तो एचडीएस सीधा दिख जाता है, वहाँ भी 2K 4K का फ़र्क निकलेगा ही। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आज भी कोई चीज़ कैद होती है जो हमने बनाई हुई है। इसलिए जीवन क्या था तुम्हारा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो जब तुमने कही, क्योंकि ये पोएट भी है ना, ये क्या कोई वो ये गद्य भी बोलेगा तो ऐसा लगेगा पद्य सुनाई देगा, है ना। और
नहीं स्टूडेंट्स है, नहीं तो तीसरा देव भी बोल ही देता मैं, जिसमें नाटक जीवन है तो सिनेमा क्या है? नाटक जीवन है तो सिनेमा का है। मुझे लगता है सिनेमा हमेशा से रिफ्लेक्शन रहा है, आंशिक रिफ्लेक्शन रहा है। लोगों ने हमेशा ये कहा है कि देखो सिनेमा की वजह से सोसाइटी बदल रही है। अब सिनेमा बनेगा कैसे? जो समाज में होगा वही दिखेगा। आप कहाँ से इमेजिनेशन कहाँ से लाओगे? एक बहुत बड़े फिल्म मेकर रशियन फिल्म मेकर, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो उनकी लाइन थी स्कल्पटिंग इन टाइम, उनकी किताब, तो उसमें लाइन थी कि हम जैसे सपना वास्तव की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन इज लेस रिचर देन रियलिटी। तो आप सिनेमा में क्या लाओगे? आज जो मैं महाराष्ट्र से हूं, महाराष्ट्र में जो क्राइम हुआ है बीड जिले में, वो कोई फिल्म मेकर सोच के भी नहीं कर सकता। तो सिनेमा तो एक आंशिक रूप है, एक उतना ही है, मुझे तो ऐसा लगता है क्षणिक है। वो कल्पना भी उस वक्त के लिए है, उसके भी नहीं है। सॉरी फॉर अ लॉन्ग आंसर, क्योंकि देर से आया तो मैंने कहा सब बोल ही दो। नहीं सर, माइक लीजिए, हम और बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं सर, सब सीनियर्स बैठे हैं यहाँ पर। तो सर आपका ही एक, आपने कहीं जिक्र किया है कि जब आपने नाटक लिखना शुरू किया था, हाँ। उस वक्त शायद 85-86 के समय किसी ने आपसे कहा था कि मैं अनुवाद करना चाहता हूँ उसका अंग्रेजी में। हाँ। तो वो क्या रिपोर्टर थे, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी, जिनका योगदान रहा। लोगों को लगता है प्रेस का क्या योगदान होता है, तो मेरे जीवन में दो बहुत ही अहम ऐसे पत्रकार रहे हैं, दो नहीं तीन। एक राकेश श्रीमाल जी है, अगर आप लोगों को याद है तो। हाँ, अब नहीं रहे। तो मैंने मेरा पहला नाटक किया था, तो ये पहले ऐसे पत्रकार थे कि मैंने तो नया नया लिखा हुआ था, 1993 की बात है, नहीं तो पहले मैं वन एक्ट लिखता था, पहला फुल लेंथ नाटक था। उन्होंने देखा ही नहीं, बल्कि उन्होंने उसका एक रिव्यू लिखा, और रिव्यू लिखा तो लिखा, फिर एक चित्रकार को से बात की, चित्रकार ने एक चित्र बनाया, उसके ऊपर फिर से एक, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये क्या कर दिया मैंने। मुझे लगता है उस पत्रकार ने मुझसे कई अधिक उसमें देखा, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी था। मुझे हमेशा लगता है कि आपसे अधिक जो देखने वाला होता है वो पढ़ता है, देखता है। आप तो अपना एक, यहाँ मेरी विनम्रता है, और ये सच है इसलिए विनम्रता है। मुझे नहीं लगता कि हम अपने आप में कोई, क्योंकि हम अपना आधा ही लिख पाते हैं, पूरा नहीं लिख पाते। आज भी मैं कोशिश करता हूँ, कई नाटक लिख चुका हूँ, फिर भी मुझे लगता है जो मैं लिखना चाह रहा था वो तो उतरा ही नहीं। फिर मैं वो कुछ डायरेक्शन से उसको ठीक कर लेता हूँ, कहीं एक्टिंग से ठीक कर लेता हूँ, या संगीत से ठीक कर लेता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार ये पूरा तो नहीं हुआ जो मैं लिखना चाह रहा था। शायद इसलिए अभी भी लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं जो लिखना चाह रहा हूँ वो लिख पा रहा हूँ। मुझे अभी भी लग रहा है कुछ छूट रहा है, सदैव कुछ छूट रहा है। कभी कभी सामाजिक सोशो प्रेशर्स से, कभी कभी आपकी लिमिटेशन से। क्या है ये आर्ट एक ऐसी चीज़ है, बहुत एक स्कॉर्सेज़ी की बहुत अच्छी लाइन है कि द मोर पर्सनल यू आर, द मोर क्रिएटिव यू आर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ पर्सनल कैन वन बी। जहां पर इतना दबाव है, आप पर्सनल करने जाइए तो आप कुछ ना कुछ कहलाएंगे। और आर्ट तभी आर्ट होती है, नहीं तो इंडस्ट्री बन जाएगी, ये मुझे लगता है। द मोमेंट यू आर नॉट पर्सनल, इट विल बिकम इंडस्ट्री। क्या आप थिएटर इंडस्ट्री से हैं, या आप फिल्म इंडस्ट्री से, या आप फला फला इंडस्ट्री से, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट्स आ जाते हैं। वहाँ पर एक उसका हम सीधा कह सकते हैं कि इससे रिटर्न्स क्या आ रहे हैं। किताब भी लिख रहे हैं तो आपसे कहेंगे कि अच्छा ये कहाँ कहाँ बिकेगी,
तो ऐसा एक मुझे लगता है वो पर्सनल रह नहीं पाता जब तक वो बाहर आ जाता है। तो पत्रकार, अगर मैं सच कहूँ, मैंने जो उनसे कहा था, क्योंकि वो दीपा गहलोत थी जिन्होंने तभी सम्रांगण मैंने नाटक लिखा था, और अनुराग कश्यप तब मेरे एक्टर थे 93 में, 93-94। अनुराग एबनर रीजनल यहीं के भोपाल के भोपाल रंग मंडल के एक्टर थे, और एबनर, अनुराग और आमिर का भाई फैजल। तो तब उनको बहुत पसंद आता उन्हें, और एक कुत्ते की मौत। तब उन्होंने कहा था क्या मैं इसको अंग्रेज़ी में लिखूं। तब मैंने कहा था कि नाटक तो मुझे लग नहीं रहा है कि अभी लिख चुका है। तो उन्होंने कहा आपने तो शोज़ कर लिए। मैंने कहा बराबर है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी भी कि ये लिखा हुआ है नाटक, इसको लिखने में अभी 10-12 साल चले जाएंगे। तो वो सुनते रही कि ये क्या कह रहा है। मैंने कहा वो देखिए, हम बहुत जल्दबाजी में बातें कह रहे हैं। अभी हाल ही में रत्ना पाठक शाह से यूं ही बात हो रही थी, नसीर साहब और बैठे थे, और ये मेरे बहुत ही सपोर्टर रहे हैं उस दौर से, और बहुत ही फेमस कोट हमेशा से नसीरुद्दीन शाह का होता था कि नाटक देखने के बाद कि बहुत मज़ा आया पर कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना, उसका फेमस कोट था। और फिर एक सरला जो आज नाटक करने जा रहा हूँ वो भी देखने आए, और उस दिन ऊपर मिलने नहीं आए। तो मैंने पूछा क्या हो गया, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ गया था नाटक। तो तब पता चला अब ये समझ में आ गया अब क्या मज़ा आया। तो वो एक अलग सी बात थी। तो ये जो बात निकली सौरभ की, मुझे लगता है कि कई नाटक हम कहते हैं कि ये देखो हयवदन है, ये सखाराम बाइंडर है। मुझे नहीं लगता वो कंप्लीट है नाटक। सखाराम बाइंडर मुझे लगता है इतने सारे ब्लैकआउट्स है, उसकी व्यक्ति रेखाएँ हैं। लक्ष्मी दिख रही है मुझे चंपा दिख रही है, मुझे सखाराम दिख रहा है, मुझे दाऊद भी दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नाटक नहीं, ये अभी भी बहुत सारे ब्लैकआउट्स है, इसको हटना चाहिए। तो मैं अपने नाटक कैसे लिखूंगा फिर? मैं जब ये सोच रहा हूँ हयवदन का नाटक, मुझे लगता है उसका एक सीन अभी फिर से लिखा जा सकता है। तो ये जब मुझे लग रहा है, ये कोई आलोचना नहीं, ये मुझे लगता है उस विधा की बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं जब खुद डायरेक्टर हूँ, खुद एक्टर हूँ, और अपने नाटक लिखे हुए कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये फिर से लिखे जाने चाहिए। आज भी जब मैं मेरे कुछ सीक्वेंसेस आज भी जब सर से सरला के करता हूँ, आपको लगेगा कि यहाँ पर ये अभी बोल रहा है, अभी बोल रहा है, अब इस क्षण बोल रहा है। क्योंकि ये जब तक आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना रहे, अगर ये नहीं करना है तो ये विधा मत कीजिएगा। मंच यानी कि मंच वो नहीं है, विंग भी मंच है। विंग से वहां पर सट के जो ग्रीन रूम है वो भी मंच है। अगर ग्रीन रूम मंच हो सकता है तब नाटक करना। क्या बात है। नहीं तो ग्रीन रूम की बातें ग्रीन रूम में रह जाती है, विंग की बातें विंग में रह जाती है, फिर मंच पर आता है वो मुखौटा। तो क्या हम नाटक यही कह कर आ रहे हैं कि भाई मैं मुखौटा दिखा रहा हूं? नहीं। तो मेरी कुछ मतलब हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप समझने की कोशिश करते हो कि आप कर क्या रहे हो। मैं नकारने के लिए नहीं कर रहा हूँ नाटक की। तेंदुलकर साहब, वो तो मेरा नसीब भी है कि मैंने काफ़ी समय उनके साथ बिताया है। उनसे कहकर मैंने सखाराम पर नाटक लिखा है, सखाराम की खोज में हवालदार, ये कह के कि मुझे तुम्हारे सखाराम को अरेस्ट करना है। तो उन्होंने कहा क्या पागलपन है। मैंने कहा हाँ, उसी बहाने मैं आपको जानूंगा कि विजय तेंदुलकर साहब ने ये क्यों लिखा, ये कहाँ है सखाराम बाइंडर। गिधाड़े उनका गिद्ध है। तो कहने की बात क्या है कि आपको कहीं तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा अपने आप का भी, और उधर थोड़ा सा ईमानदारी रखनी पड़ेगी। आपको टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ईमानदारी ही टैलेंट है। अगर आप ईमानदार हो सकोगे किसी चीज़ के लिए, अपने लिए भी, कि भाई मुझे ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पूछ लेना सौरभ से। ये मत सोचना अरे तो मेरे से यंग है, मुझसे यंग है, मैं क्यों पूछूं इससे। अरे पर वो जानता है तो उससे पूछ लो, जल्दी हो जाएगा काम। फिर
नहीं तो आप अपने हम उम्र के सोचोगे या तो अपने से बड़े कोई, और उसमें स्टेटस आ जाएगा, तो आप तब तक जाओगे, तब तक हो सकता है उससे बात भी ना हो। तो इसलिए मैंने आज भी मतलब बोलना नहीं चाहिए, एक बहुत बड़े पत्रकार और अभी अब मतलब सिनेमा के लिए उन्होंने बहुत काम किया है या थिएटर के लिए, अजीत राय जी जो है वो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुम्हारे नाटक, मतलब वाणी प्रकाशन से बात भी हो गई, मिले भी वो अरुण महेश्वरी जी, और मैंने कहा भी जी मैं 1-1.5 महीने में आपको 4 नाटक और मैं गायब हो गया। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वो चाह रहे थे कि वहाँ पर उसका प्रकाशन हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये कोई बात ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत वैसे भी किताबें छप चुकी है, लोग वही पढ़ ले। मुझे लगता है हम जब तक है उसमें से कुछ मिल जाए ले लो, और अगर उसमें से फिर भी कुछ रह जाता है तो उसको नाटक समझ लेना। तो जिन्हें हम क्लासिक्स कहते हैं वो भी अभी आकार ले रहे हैं, मकरंद सर ऐसा कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है सर, आपकी रचनात्मक प्रक्रिया जो आप नाटक को लेकर सोचते हैं, पर जब आप एक अभिनेता के नाते सिनेमा में जाते हैं तो ये प्रोसेस कैसे काम करती है? एक तो मुझे लगता है कि मैं सिनेमा में वही अभिनय करता हूँ जो पहले मंच पर कर चुका हूँ। अभी हाल ही में एक मुझे किरदार मिला है, एक मैं सनी देओल है उसमें, जाट करके फिल्म है, तो उसमें मैं पियक्कड़ है और वो पियक्कड़ बता रहा है कि समाज सोया हुआ है, मतलब मैं नशे में हूँ पर ये लोग तो बिल्कुल ही सोए हुए हैं, ये तो लाशें हैं, मैं फिर भी बेहोश हूँ, ये लाशें हैं। तो अब मैं ठीक 2 महीने से एक मेरा सोलो शो कर रहा हूँ, उसका नाम है पियक्कड़। तो अब देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि जीवन ही आपको तैयार करते रहता है। मुझे नहीं लगता मुझे कला आर्ट तैयार करती है। हमेशा रोल तब मुझ तक पहुंचता है जब मैं तैयार होता हूं। मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने किसी रोल के लिए कुछ किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता तब तक वो रोल आता है। किताबों का बिल्कुल ऐसे है, किताब भी मेरे पास अगर आ चुकी है तो मुझे नहीं लगता मैं तब तक खोलता हूं जब तक मुझे लगता है कि मैं इसे पढ़ पाऊंगा। मेरी काबिलियत भी तो होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि ज़बान समझनी चाहिए, मुझे लगता है विचार भी तो समझ में आने चाहिए जब पढ़ूंगा तब, कि क्या पढ़ रहा हूँ। मान लेते हैं गांधी की है ट्रूथ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ विथ वन सेल्फ, कैसे आएगा भाई? मैंने तो अभी तक ट्रूथ ही नहीं समझा, एक्सपेरिमेंट तो बहुत दूर की बात है। वो बहुत खूबसूरत लाइन मुझे हमेशा लगती है, लोग बोलेंगे कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, अगर नहीं मिली तो देख लेना मैंने कहीं तो पढ़ी थी। भगवत गीता की लाइन है तो कहीं तो पढ़ी थी कैसे होगी, गीता की लाइन है तो गीता में ही पढ़नी चाहिए। लेकिन मैंने जब पढ़ी थी तब मैंने ये पढ़ी थी। ओके, ये क्या कहते हैं उसको, डिस्क्लेमर। तो पार्थ ने पूछा था सत्य, सत्य के बारे में पूछो, बताओ हमें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि देखो पार्थ, ब्रह्मांड में जो भी है वो सत्य ही है। तब मैंने अपने आप से बात की कि यदि ब्रह्मांड में जो है वो सब सत्य है, लेकिन ये असत्य तो शब्द आ चुका है, तो क्या ये मनुष्य ले आया है? तब से मुझे बात एक क्लियर हो गई भगवत गीता के बारे में कि भाई अब हम लोग जो बोलेंगे वो हम तो असत्य ही बोलेंगे, क्योंकि जो है वो तो वो है और हम वो देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम अपना अंश जोड़ना चाहेंगे ना। मैं जहां भी मेरा ज्ञान जोड़ना चाहूंगा वो असत्य ही होगा। लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री जीवन के करीब होती है, मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्री भी डॉक्यू ड्रामा होता है, डॉक्यूमेंट्री नहीं होती। लोग उसमें अपने हिस्से का ड्रामा जोड़ देते हैं, अपने जीवन के बारे में भी अपना ड्रामा जोड़ देते हैं। जीवन वैसे के वैसा कोई भी नहीं लिख पाता। इसलिए मतलब अगर तुम कहो कि क्लासिक्स रह जाते हैं या नहीं रहते हैं, मुझे लगता है क्लासिक है क्या?
आप उसको एक क्लासिकल राग की तरह अगर बात करने जाओ तो हो सकता है उसका कुछ कि उसमें क्लासिकल राग, तो म्यूज़िक यही है संगीत, कि आप कोई एक भाव ले लेते हो और उसको उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए, उसकी तीव्रता लाने के लिए जो स्वर चुने जाते हैं, उनके जो मैथमेटिक्स तरीके से जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, उससे जो एक भाव की उत्पत्ति होती है वो राग होता है, जिसके इर्द गिर्द आप घूमते रहते हो, प्रहर के अनुसार आप करते रहते हो। मतलब भैरवी में आप ऊपर जाते जाते फाइनली जिसे कहते हैं एक थेरेपी की तरह कि आपका एक ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है यदि आप भैरवी तक रुके तो वो क्लासिक है क्या, जिसके साथ आप रहो वो। तो मुझे लगता है क्लासिक लिखा नहीं जाता, क्लासिक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते जाता है। कोई एक कहता है, मराठी में एक सिनेमा आया था, जस्ट आई एम टेकिंग यू थ्रू द हिस्ट्री, जिसको उस वक्त पेड़गांव से शाहणे करके, आप राजा बाबू परांज पे कभी आप पढ़ लेना, तो तब के लिए वो फिल्म अलग थी। तब वो अब उसको कैसे एक एम्फसिस दे के उस समय में जाना जाए, तो विश्राम बेडेकर करके तब के एक साहित्यिक और समाज में जिनका नाम था, उन्होंने फिल्म देख के जो लिखा, जिसे पढ़ के लोगों को लगा हाँ ये भी क्लासिक है, ये कुछ है। तो क्लासिक की परिभाषा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ सोसाइटी, ओवर अ पीरियड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स वो क्लासिक मानी जाती है। मुझे नहीं लगता एज एनी क्रिएशन इज एवर अ क्लासिक। वो क्रिएशन है, उसको उधर ही छोड़ देना चाहिए। हमने क्या किया पता है, जो वेस्ट ने भी किया। मुझे लगता है अगर अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी लिटरेचर रुक गया है, उसका कारण विलियम शेक्सपियर है। नहीं तो शेक्सपियर आने तक अंग्रेजी भाषा बहुत एक रैपिडली स्पीड से बदल रही थी। शेक्सपियर आने के बाद वो भाषा रुक गई, क्योंकि बाय सपोर्टेड, अब उसका जो भी शेक्सपियर के लोग होंगे वो सुनेंगे, पर आप थोड़ा एसिमोव पढ़ लो ऑन शेक्सपियर तो आपको पता चलेगा। लेकिन मेरी कहने की बात क्या है कि क्लासिक ये कौन कहता है उसके ऊपर निर्भर करता है। कई ऐसे टेक्स्ट है जो मुझे लगता है ये क्लासिक क्यों माने गए हैं। ये तो मूलतः नाटक नहीं है, इस पे कोई सीरियल बन सकता है, इस पर कोई सिनेमा बन सकता है, ये नाटक ही नहीं है। नाटक यानी कोई प्लॉट नहीं, नाटक यानी मन का संवाद। In English, if I have to play and simple say, it is a shout. एक चीख है भीतर से आनी चाहिए किसी विषय को लेकर, उसको नाटक कहते हैं। ये काहे के नाटक? कई नाटक की परिभाषा में ही मुझे दिक्कत है कि ये नाटक कहे क्यों गए ये नाटक है। नाटक यानी वहां पर समा बनना चाहिए किसी दृष्टिकोण का, और समाज के साथ सीधा कि एक पॉइंट के बाद वो हट जानी चाहिए, लाइट लाइन वो हट जानी चाहिए। दर्शक मंच पर आ गया ऐसा लगना चाहिए, और मंच का जो कलाकार है वो दर्शकों में बैठा हुआ है। दर्शक दृष्टा दृश्य एक होनी चाहिए। तो बहुत ही अभी रिबेलियस साउंड होऊंगा मैं, लेकिन मेरा अग्रेशन इसलिए है, कुछ मान्यताओं के बारे में मेरा अग्रेशन है, बाकी कुछ नहीं है। क्या हो गया, एक ज़माने में को दो चार लोग थे, बंगाल में वो है, यहाँ से वो है, और इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को क्लासिक बोल लिया, एक दूसरे के नाटक को कर लिया, इधर के उस भाषा में, उधर से उस भाषा में, और हम लोग वही लोग हैं, हम भीड़ लोग हैं, हम फिर वही नाटक करते रहेंगे। आज भी किसी भी जो भी इंस्टीट्यूशंस है, एक्टिंग स्कूल्स है, वही नाटक के वही पैराग्राफ्स, वही कैरेक्टर्स कर रहा है। कोई सरू कर रहा है, कोई बेनारे कर रहा है, कोई चंपा कर रहा है। आज भी वही कैरेक्टर्स आके लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी ये एक्ट्रेस बनी। कैसे बनेगी भाई? कौन सी बेनारे है, कौन सी सरू है? आप क्या कर रहे हो? आप जीवन के साथ हो ही नहीं। क्लासिक के नाम पर वही घसीटा जा रहा है। तो अब बोलना है बोलिए, इसलिए मैं मेरा नाटक प्रिंट ही नहीं करना चाहता। मुझे जाने नहीं, ये बेटर है, नहीं तो लोग रुक जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है इसलिए
क्योंकि ये जो मुझे फॉलो करने वाला होगा वो कहेगा ऐसा नाटक होता है, बिल्कुल नहीं होता। तुम तुम्हारे दौर का नाटक ढूंढो, फिर से मंच को खाली करो और देखो आप कौन से वाले। आज भी जाओ आप बोले मंच के 6 भाग किए जाते हैं, वो अपर स्टेज है, ये बैक स्टेज है, ये सेंटर। क्या बोल रहा है, कौन सा अपर स्टेज? कैसे हो सकता है? आज भी बोलते हैं थोड़ा अप आओ, थोड़ा डाउन जाओ। मैंने कहा क्या बोल रहे हो यार, एक्टर वहां खड़ा हो जाना चाहिए, वहां पर उसका मध्य होना चाहिए, वो खड़ा हो गया बस। उसको ये बताओ, उसको बताया जा रहा है आज भी नहीं। और फिर उसके ऊपर बहुत कमाल का, हमारे यहाँ तो थ्योरीज तो ला वाह वाह। तो बोले ये क्यों है? मैं आपको एक चीज़ें बताता हूँ, बहुत मज़ेदार है चीज़ें। तो बोले एंट्री करनी है, ऑडियंस है ना, ऑडियंस लेफ्ट से एंट्री करो। तो बोले यहाँ से, और एग्जिट करनी है तो वहाँ से करो। तो आपको पूछा गया कि भाई ये ऑडियंस लेफ्ट से एंट्री क्यों? तो क्या कहते हैं पता है जानकार लोग? क्या है, हम लोग पढ़ते ऐसे हैं ना, मुझे बताओ क्या लॉजिक है? तो जो उर्दू लिखते हैं वैसे तो क्या वो वहां से आए? मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है। और ये चलता आ रहा है, लोग पढ़ाते जा रहे हैं। अब ये रंगकर्मी कैसे रंगकर्मी बनेंगे? क्योंकि ये सुनते आ रहे हैं जो लिखा जा रहा है। उन्होंने, किसी ने ढूंढा ही नहीं कि मेरा मध्य क्या है। मैं कहता हूं ये मेरा मध्य है। बोले आप लाइट लाइन के बाहर चले गए। मैंने कहा लाइट आएगी मेरे ऊपर, नहीं तो धीरे धीरे जितनी रोशनी मुझ पर है उतनी ही पर्याप्त है। लोग माने तब ना। लोगों ने क्या कर दिया है, एक तो हमारे यहाँ एक बहुत ही, कुछ लोगों को बहुत ज्ञानी लोग चाहिए होते हैं। तो वो ज्ञानी होते क्या हैं? वो किताब पढ़े हुए होते हैं। मैंने फोक थिएटर पढ़ा हुआ है। अब फोक है क्या? किसी एक प्रांत का, वहां का संस्कृति का मतलब क्या होता है? आचार विचार, रहन सहन, जिसको कभी आपने शब्द के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से आपने जाना। वो करते करते किसी का भगवान होता है, उसके जो भी रिचुअल्स करते करते बनता है, वो फोक थिएटर होता है। भय के कारण फोक थिएटर बनता है ना, भगवान आ गए फोक थिएटर बना। अब वो फोक थिएटर का भी कोई हिस्ट्री लेके आएगा, कहेगा देखना वहां आसाम में, उसके पास 4-5 नाम होंगे। अब लोगों को लगेगा ये कितना ज्ञानी आदमी है, देखो इसने ये, इसको छाऊ भी मालूम है, इसको ये भी मालूम है उसको। अरे उससे मिलेगा क्या? वॉट इज द यूसेज, यू टेल मी, ऑफ थियरीज? इज देयर एनी यूसेज? परफॉर्मेंस अगर कर सकते हो वही आपके काम का है। सो प्लीज, इफ यू वांट टू एवर डू एनीथिंग क्रिएशन, फर्स्ट हम कहते हैं ना, मुझे आज भी याद है, मुझे मेरे गणित के टीचर बहुत अच्छे लगते थे। क्यों अच्छे लगते थे? स्कूल की बात कर रहा हूँ, कॉलेज की भी नहीं, स्कूल की बात कर रहा हूँ। 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा आता था हमारे वक्त, अभी पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड में आता है। तो वो आते थे, चश्मा पहन के आते थे, वाइट शर्ट पहनते थे, उसे हमें देखते थे, डस्टर उठाते थे, क्योंकि उसके पहले कोई हिस्ट्री का पीरियड होता था। हिस्ट्री तो मैं सिर्फ इफेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी पीरियड हो, लेते थे, हमारे चेहरे देखते थे और जाके ब्लैक बोर्ड पे पूरा पहले से क्लीन करते थे, पूरा साफ करते थे, पूरा 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 पूरा। करके फिर रखते थे, फिर स्माइल लेते थे, जैसे कि आर यू रेडी फॉर मैथ्स नाउ, ऐसा था उनका। इतना अच्छा लगता था कि दिस इज इट। मैं कह रहा हूं अगर आपको कुछ करना है तो पहले क्लीन करना सीखो। जब भी आप क्लीन करोगे ना, तब समझना कि अब आप तैयार हो गए हो। अब जो छपेगा वो आपका और आपके दौर का। मैं इस बात पर ज्यादा एम्फोसिस कर रहा हूं, नहीं तो लोग पीछे की ही बातें कर रहे होंगे, 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले। आजकल तो अजीब लोग हो गए हैं,
वो खुद बोलने भी लगे 15,000 साल पहले मेरा जन्म हुआ था, तीसरा जन्म हुआ था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है लोग कहाँ चले गए हैं, इस जन्म का पता नहीं है, लोग अपने और 3-4 जन्म ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस कहानियों में मत रहो, आदमी ने अपनी कोशिश करना, अपनी जो नाटक ये जो है इसको बिल्कुल ऐसा रियल अलाइव नाउ एंड देयर इट इज। दर्शकों को मजा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू सर। दृश्य और दृष्टा एक हो गए, तो अब इससे बेहतर हम बात अब मतलब बात वहाँ आ गई है जहाँ से बात शुरू हो रही है, और जो सारा जो टॉक का सेशन था अब आकार लेना शुरू कर रहा है, और मुझे लगता है आकार लेता रहेगा, हमेशा चलती रहेंगी बातें। इस पॉइंट पर लाकर मकरन सर ने यहाँ पर हमें पता है वो कविता, अभी मैं वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए, मेरे ख्याल से कुंवर नारायण जी की एक अजीब दिन, कुंवर नारायण जी की है, कुंवर जी बहुत अच्छे। आज सारे दिन शहर घूमता रहा, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज सारे दिन घूमता रहा और कहीं अपमानित नहीं हुआ। आज कई सब पर यकीन किया और किसी ने धोखा नहीं दिया। और चमत्कार तो तब हुआ जब मैं घर पहुंचा तो किसी और को नहीं, अपने को ही लौटा हुआ पाया। आई थिंक दैट इज द पोएम। आप याद रखना, पोएम में बहुत ताकत है। आई जस्ट, अंग्रेजी में बहुत खूबसूरत लाइन है कि पोएम कैनॉट स्टॉप अ बुलेट, novel cannot diffuse a bomb, but still you tell the truth and name the liar. So वो कहीं तो आप कर पाए, है ना। poem cannot stop a bullet, novel cannot diffuse a bomb, but tell the truth, name the liar. वो हिम्मत अगर हम ला सकते हैं तो हम जी गए अपने वक्त में, इतना हम कह सकते हैं। तो यही है, अजीब दिन है आज, ये मान लेते हैं। जिस भी दिन अजीब दिन लगे ना, समझ लेना तू जी गया। थैंक यू। तो थिएटर और सिनेमा की बात वहाँ पहुँच गई है कि कलाकार कहाँ पर सच्चा है, कहाँ पर वो खुद को पा रहा है। ज़ोरदार तालियाँ सारे पैनल्स के लिए। हम समापन करते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सौरभ सर। और मकरन देशपांडे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने जैसा सौरभ जी ने कहा दृश्य और दृश्य एक कर दिए, तो जैसा आधा थिएटर यहाँ पे हुआ वैसे ही आज मकरन सर का नाटक है शाम 7:30 बजे, सर सर सरला, जिसके टिकट्स 5:30 बजे तक बुक माई शो पर अवेलेबल हैं और 5:30 बजे से बाहर बॉक्स ऑफिस पर अवेलेबल हैं। इसी के साथ हम बेहद शुक्रगुजार हैं गिरजा शंकर जी और राजीव वर्मा जी के। आपने सामाजिक दायित्व को लेकर, थिएटर को लेकर जो जोड़ा क्राफ्ट पर बात करी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बालेंद्र जी ने जो कहा है, जो जितना रियाज करेगा वो उतना राज करेगा, उसके लिए भी आपका बेहद शुक्रिया। सौरभ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बेहद अच्छे सवाल यहाँ पर पूछे। हमारे साथ जो मीडिया के साथी मौजूद हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि ये सेशन क्लोज होने के बाद हम यहाँ पर एक मीडिया इंट्रैक्शन कर पाएंगे, और बाकी जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें हम बताना चाहेंगे कि कुछ ही देर में बाहर ओपन स्टेज पर ग्वालियर से द सिंधिया स्कूल के ब्रास बैंड की परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बैंड एक ऐसा बैंड है जो रिपब्लिक डे जैसे इवेंट्स में परफॉर्म करते हैं। आज तक उन्होंने किसी फेस्टिवल में परफॉर्म नहीं किया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वो आज इस फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे भोपाल शहर के लिए कितनी गौरव की बात है। आप प्लीज़ आइएगा। और इसी परफॉर्मेंस के साथ द संस्कार वाली स्कूल के बैंड की भी परफॉर्मेंस है, और उसके बाद हम 7:30 बजे देखेंगे मकरन देशपांडे सर का बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित नाटक सर सर सरला। जुड़ते हैं आपसे जल्दी। नमस्ते।